जी, हम एक क्वेश्चन कर रहे थे और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा जो जिन लोगों ने जॉइन किया हुआ था वो जल्दी से मुझे कन्फर्म कर दें। सबको आवाज़ आ रही है और सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेसिकली 4 बेसिकली डिविजन्स हैं और उनके इंडस्ट्री के बारे में मुझे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब रिक्वायरमेंट मुझे बता सकता है क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्राइब हाउ द सीईओ ऑफ द गेमिंग कुड सबस्टेंशिएट assertions। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ, टाइम नहीं है क्योंकि डिस्रप्शन भी हो गई है, तो हम इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही आपको रिस्पॉन्स दूँ। अ, बेसिकली हुआ ये कि मैंने जब ये स्टूडेंट्स है जी। अच्छा जब मैंने स्टूडेंट से है ना ज़्यादातर स्टूडेंट से जब ये मैंने पूछा कि भाई इस पे आप क्या लिखोगे, किस तरीके से आप इसको रिस्पॉन्स करोगे, तो ज़्यादातर जो मुझे आंसर्स मिले वो बड़े मिलते-जुलते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। वो ज़्यादातर लोगों ने कुछ इसी तरह कहा कि हम देखेंगे कि यार कंस्ट्रक्शन में क्यों हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन हम असम्पशन लेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा है, तो गेमिंग इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को अपनी जो है ना ऑप्टिमाइज़ेशन करनी पड़ेगी, एडवर्टाइज़मेंट टारगेटेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारे है ना रिस्पॉन्सेज़ इस तरह के आए। मतलब उसमें ये था ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स में कि हमें जो है ना टारगेट करना है सीईओ को। अच्छा अब देखा जाए तो ये बेसिकली बिल्कुल ही राउंड द कॉर्नर आंसर था। यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट समझनी थी। रिक्वायरमेंट ये थी बेसिकली कि यू हैव टू सबस्टेंशिएट द असर्शंस। अच्छा उसी स्टूडेंट से जब मैंने दोबारा क्लास के दौरान क्योंकि वो बात हो रही थी, दोबारा पूछा तो दोबारा जब उसने रिक्वायरमेंट पढ़ी तो उसने कहा कि नहीं यार ये बात साफ-साफ लिखी हुई है कि वी हैव टू सबस्टेंशिएट assertions ऑफ द सीईओ कि भाई हमें ये बेसिकली आंसर देना है। डायरेक्शन हमारे आंसर की ये होगी कि गेमिंग इंडस्ट्री का डायरेक्टर क्यों ये बात कह रहा है, मतलब सही बात उसकी है और क्यों ये सही बात है कि गेमिंग इंडस्ट्री की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ज्यादा खर्चा होगा। जब मैंने ये डायरेक्शन सेट कर ली तो अब मेरे रिस्पॉन्स बड़े टारगेटेड होंगे। अब मैं कह सकता हूँ मैं सबसे पहले इस इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्रीज की लाइफ साइकिल से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं कंपैरेटिवली ये काफ़ी पुरानी और एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है, जबकि गेमिंग जो है वो एक नई इंडस्ट्री है, तो ज़ाहिर-सी बात है एडवर्टाइज़मेंट्स की नीड यहाँ पर ज़्यादा होगी। आप बात समझ रहे हैं? इसी तरह अगर हम देखा जाए अगर हम बात करें तो एक और जो इससे इसका आंसर निकल के आता था कि भाई अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट में, तीनों में फिजिकल एविडेंस किसी ना किसी सूरत है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बस ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ फिजिकल एविडेंस है। इंजीनियरिंग में भी प्रोडक्ट निकल के आता है। कंस्ट्रक्शन में भी बाकायदा प्रोडक्ट फिजिकल अवेलेबल है। जबकि गेमिंग कंप्लीटली इट्स वर्चुअल एक्सपीरियंस। इट इज ऑल अबाउट वर्चुअल एक्सपीरियंस एंड वर्चुअल लॉन्गेटिविटी। तो भाई इस वजह से मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत है। अच्छा ये तो हो गया टेक्निकल बात। असल बात समझने की क्या थी? असल बात समझने की ये थी कि रिक्वायरमेंट को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए क्या करें? अभी हम चीज़ें जमा करते जा रहे हैं। मैंने कहा रीडिंग, फिर मैंने कहा एडवर्टाइज़मेंट ओह सॉरी एडवर्टाइज़मेंट नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है? अब तीसरी चीज़ आती है सर। सर तीसरी चीज़ क्या आती है? इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज। अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, ट्रिकी और अगर हमने सही डायरेक्शन नहीं ली स्टडीज़ अप्रोच में, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सर अब मुझे एक बात बताएँ आप, एक चीज़ तो मैं ये कह रहा था हाँ, तो अब एक तीसरी चीज़ निकल के आ रही है वो है इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। अब इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन क्या है? अच्छा अब मैंने इंटरेस्टिंगली मॉक लिए थे। मैं आपको सिनेरियोज़ बता रहा हूँ तो आपके ज़हन में बैठते जाएँ। मैं ज़रूरी नहीं है सब कुछ दिखाऊँ आपको। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ तो आप अपने ज़हन में बिठाते जाएँ। मैंने मॉक लिया था और मॉक में बेसिकली एयरोस्पेस इंडस्ट्री पे मैंने जो है ना क्वेश्चन लिया था लास्ट सेशन, ठीक है? इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम मॉक लेंगे। तो बैच में मैंने मॉक लिया था और उसमें एयरोस्पेस इंडस्ट्री थी। अच्छा वहाँ पे एयरोस्पेस इंडस्ट्री की ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कनेक्टेड फ्लाइट्स होती हैं, ये होता है, वो होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि तकरीबन 1 पेज पर स्प्रेड थी, 1 पेज पर। रिक्वायरमेंट आई, एक खास रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स लिए उस पेपर पे। अच्छा स्टूडेंट के कमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और इंटरेस्टिंग क्या थे? वो कह रहे थे कि भई हमें तो एयरोस्पेस इंडस्ट्री की तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अच्छा,
अच्छा, अब सवाल वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स भी यूज़ किए गए थे, जो नहीं समझ में आ रहे थे। वेल अब देखो सवाल ये है कि क्या आप सारी इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आईकैप तो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री से, तो क्या इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है? इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसका सोर्स भी अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कहाँ से लेंगे हम। लेकिन उतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की नीड सिरे से है ही नहीं, जितनी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने ये चीज़ डेमोंस्ट्रेट की बाकायदा कि आप उस इन्फॉर्मेशन के बगैर भी वो सवाल सॉल्व कर सकते थे। वहाँ से चीज़ क्या निकल के आनी थी, बस मैं ये बता देता हूँ आपको। बेसिकली 2 तरह की फ्लाइट्स थी, एक कनेक्टेड फ्लाइट थी और एक जो है ना डायरेक्ट फ्लाइट थी, जो आपको पता है अगर आपने वो यूज़ किया हो तो डायरेक्टली जो है ना उस डेस्टिनेशन पे जाती है और एक कनेक्ट करके जाती है, ठीक है? दोनों अलग। तो बेसिकली उधर से मुझे सिर्फ इतना निकालना था कि ये 2 अलग-अलग लेवल की सर्विसेज़ हैं। बस जब मैंने ये बता दिया कि ये दोनों अलग-अलग सर्विसेज़ हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट मुझे देखनी थी और उस रिक्वायरमेंट्स जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उसको मैंने जब सेग्रीगेट कर दिया, उस उनके कस्टमर्स को इसकी सेगमेंटेशन कर दी, ठीक है? कि भाई ज़ाहिर-सी बात है जो कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं, वो ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं कि जो विज़िट्स पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, उनको ज़्यादा नीड नहीं होती, जो ऑफ़िशियल टूर नहीं होते। लेकिन जो ऑफ़िशियल टूर्स होते हैं, वहाँ पे टाइम पे पहुँचना होता है, तो वहाँ पे कनेक्ट तो बेसिकली ये चीज़ वहाँ से निकालनी थी बस। आप बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बताएँ, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह समर 2023 का एक क्वेश्चन था आईकैप का, वहाँ पे भी एक खास इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन थी और वहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ डेमोंस्ट्रेट की कि यू हैव टू ओपन योर माइंड। अगर आपने माइंड ओपन रख के वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ करने की कोशिश की कि मैं किसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वो एक्सट्रैक्ट कर लूँ। भले मुझे समझ में आ रही है बात पूरी, नहीं आ रही, लेकिन मैं प्रोडक्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल अलग करूँ, मार्केट को सेगमेंट कर दूँ। अगर किसी इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है, तो इंडस्ट्रीज़ अगर अलग-अलग है, उसको सेगमेंट कर दूँ। मतलब मुझे इंडस्ट्री की नॉलेज की इतनी ज़्यादा टेक्निकल नीड नहीं है और ये चीज़ डेमोंस्ट्रेट बाकायदा की गई। अच्छा, अब अगला अगला ये मैंने 3 चीज़ें बता दी। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 रिक्वायरमेंट, नंबर 3 आपको आपकी इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन। सर नंबर 4 अब आती है कहीं राइटिंग स्किल। मैं आपको पिरामिड दिखा देता हूँ, मैंने बाकायदा इसका पिरामिड के तौर पे शो किया है। मैं पिरामिड आपके सामने शो कर देता हूँ। ये पिरामिड है, ये तो हमारी अप्रोच है और पिरामिड आपको बता देते हैं। ये पिरामिड ऑफ क्रिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैंने माइंडसेट की बात करी सबसे पहले, रेलेवेंट आइडिया, स्किमिंग, स्पेसिफिक नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद जाके कहीं राइटिंग स्किल आ रही है। अच्छा पिरामिड जो जब दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, पिरामिड का मतलब ये नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि भाई यहाँ पे ये पहली चीज़ ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, तो इसका मतलब इसकी रेलेवेंस कम होती जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ आपको डेमोंस्ट्रेट की जा रही है वो ये है कि भाई यहाँ से बेस बन रही है। ये बेस बनेगी, 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 फिर इसके बाद जाके जो है ना आपको राइटिंग स्किल्स की नीड भी है और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो और सबसे ज़्यादा ये मैं इसलिए एम्फसाइज़ करता हूँ रीडिंग को, क्योंकि इसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, सिरे से इग्नोर किया जाता है और ये बिल्कुल नहीं है की जाती है, ये इस पर काम नहीं किया जाता। इसके बाद चौथे नंबर पे मेरे पास आती है राइटिंग स्किल्स। अच्छा उससे पहले ज़ाहिर-सी बात है एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, यानी कि मुझे बीएफडी, बीएम और एथिक्स और सीओसीजी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी जो है ना नॉलेज होनी चाहिए। ये उसके साथ राइटिंग स्किल्स के साथ है। एंड देन वो इसके बाद जो सबसे जो सारी चीज़ें मैंने जब कर ली, तो फिर मैं जो है ना वो पेपर सॉल्व कर लूँगा। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारी की सारी चीज़ें इनका सोर्स क्या होगा? किस तरीके से करूँगा? और फिर मैं आपको आगे आपकी स्टडी की अप्रोच भी डिराइव करके दे दूँगा। सर सबसे पहली चीज़ जो आती है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के बारे में जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं ड्यूरिंग आवर सेशंस भी, वैसे भी। कहा जाता है कि यार ख़ास तौर पे थ्योरी में जब हम करवा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए मेरी तो अप्रोच ये रहती है कि पूरी जो आईसी, अभी मैं आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स भी बताऊँगा जिसका सर सऊद कह रहे थे, कि आईसीडब्ल्यू की सारी थ्योरीज़ हम कवर करते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ क्रिटिकल लगती है। कुछ ऐसे इवेंट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एसपीएम में नहीं टेस्ट होते, जो वहाँ पर नहीं कवर्ड, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता दूँगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएँगे, मतलब आपकी वो पहले की भी रिवीजन हो जाएगी, अगर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी कवर हो जाएँगे। तो जो कमेंट निकल के आता है वो ये आता है कि यार रीडिंग जो है ना काफ़ी बोरिंग है।
मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही होती है रीडिंग करते वक़्त। सर क्लास के दौरान नींद आ रही होती है। तो मेरा जवाब होता है कि अगर आपको क्लास के दौरान नींद आ रही है रीडिंग करते वक़्त, थोड़ा-सा हार्श है लेकिन आगे मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो फिर पेपर में भी तकरीबन यही काम हो रहा होगा, वहाँ पे बस पता है क्या डिफ़रेंस होगा? बस इतना डिफ़रेंस होगा कि पेपर में आप क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप कोशिश करोगे जल्दी-जल्दी बस मैं रीड करूँ और डायरेक्ट से रिक्वायरमेंट पढूँ। लेकिन याद रखिएगा, अभी तक जो आईकेएफ के हम पेपर दे के आए हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट पढ़ना इम्पोर्टेंट तो था, हर पेपर में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं था। नॉर्मली जैसे मैं आपको बताऊँ बीएफडी का पेपर है भाई वहाँ आपने फ़ौरन से देखा अच्छा बस एनपीवी बनानी है, एनपीवी कैलकुलेट करके दे दी खत्म बात। एनपीवी का वर्ड देखा और मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ ली। एपीवी करना है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग देखनी है, तो मैंने देख लिया। एसपीएम में भी इसी तरह है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के ऊपर टाइम लगाना लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीडिंग का क्या सोर्स होगा? रीडिंग का सोर्स मुझे जो लगता है, अब देखें इसको हम डिवाइस भी करेंगे लेकिन मेरा जो सबसे पहले मैं परफेक्ट बताऊँगा फिर जो है ना अभी 3 हफ्ते हैं क्योंकि तो 3 हफ्ते में हम क्या-क्या कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। परफेक्ट तो ये है कि रीडिंग जो आईसीडब्ल्यू का जो हमारा जो वर्क बुक है आईसीडब्ल्यू का जो एसपीएम उसको कहते हैं, उसकी वर्क बुक है वो मैं आपको बता भी देता हूँ बल्कि स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। एसपीएम की वर्क बुक वर्क बुक बंद हो गई है एक एस ये एसबीएम की वर्क बुक अभी आपके सामने शो होगी। आई थिंक क्वेश्चन बैंक को अभी बंद कर देते हैं और वर्कबुक ओपन करते हैं वर्कबुक। ये हमारे सामने वर्कबुक ओपन हो गई। ये आपको शो हो रही होगी। ठीक है। अच्छा इसके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो भी आपको बता दिए जाएँगे। तो ये वर्कबुक है। अब इसमें जो है ना हमने ये कोशिश की थी कि है ना उसको समराइज़ करें अपनी बुक में लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार अभी थोड़ा-सा खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप जो अपने-अपने सोर्सेज़ लेके चल रहे हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके उनको तो पता है, जो नहीं पढ़ रहे, उनके लिए ये है कि भई आप अब आप जो है ना आपका मेन सोर्स यही होना चाहिए कि आपको यहाँ से चीज़ें देखनी है और स्किम थ्रू करनी है और वो चैप्टर्स आपको बता दिए जाएँगे। तो आपको थ्योरीज़ पढ़नी है, इसमें इंटरैक्टिव क्वेश्चन है, उनको अभी सिर्फ़ पढ़ने की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बोरिंग वाला मसला है इसको कैसे हल करते हैं। आपको थ्योरीज़ पढ़नी है, ठीक है? स्किम थ्रू करनी है, आपको इंटरैक्टिव क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के बाद तकरीबन जो है ना इंटरैक्टिव क्वेश्चन्स होते हैं। उसके बाद सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन्स आते हैं। ये आपको सारे जो है ना सिर्फ रीड करने हैं। मैं प्रैक्टिस की अभी बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस पर अलग से आएँगे। ये आपका यानी कि मेन सोर्स होगा। यहाँ से आपके देखें वो वाला मसला हल हो जाएगा कि आपका जो एसबीएम के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कवर हो जाएँगे जितने भी हैं। जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कवर हो जाएँगे। आप जो है ना आप क्वेश्चन्स आपको पता चल जाएँगे। इंडस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी क्योंकि हर इंटरैक्टिव क्वेश्चन में तकरीबन नई-नई इंडस्ट्री सॉल्व देख रहे होते हैं। अच्छा सब इसमें आप इंटरैक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे, वो कॉन्सेप्ट वाइज़ होंगे, फिर जब आप सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन पे आएँगे, तो तमाम के तमाम चैप्टर्स के जो है ना कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में टेस्ट किया जाता है, तो आपको सिर्फ रीड करना है। रीड करने का तरीका ये होगा, आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, रिक्वायरमेंट देखने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है ना आपको आंसर देखना है और रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन जब आपने पढ़ लिया, तो अपने पास सिर्फ इतना करना, अभी अभी राइटिंग की बात नहीं हो रही। अपने पास पॉइंट जॉट डाउन कर लेना कि भाई मैं ये इसको आंसर को इस आंसर में ये कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा, ये चीज़ें जो है ना इसमें कवर करूँगा, ये लिखूँगा और फिर जब आपने ये काम कर लिया, आप आंसर पढ़ेंगे। आंसर पढ़ने के बाद थोड़ा-सा कंपैरिज़न आपका कर लीजिएगा कि भाई आपने जो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में कवर हो रहे थे और यहाँ पे जो बताया जा रहा है, वो क्या डिफरेंस है उसमें और फिर उस तरीके से आपको जो है ना, आपके पास वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये ये तो एक काम हो गया जिससे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त काम आपके साथ हो रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपको पेपर के दिन इंशाल्लाह पता चलेगा कि रीडिंग की आदत हो रही होगी आपको। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप उसके हैबिचुअल होते चले जाओगे। ठीक है जी? ये हो गई रीडिंग के हवाले से बात। इसके बाद रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट प्लस रीडिंग ये दोनों चीज़ें हम वहीं से कवर कर रहे हैं। यानी कि जब आप कंपैरिज़न कर रहे थे तो बेसिकली रिक्वायरमेंट को ही समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने क्या समझा और जब मैंने आंसर देखा तो वहाँ पे क्या था। इसके बाद सॉरी रीडिंग के बाद हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट को समझना रीडिंग करना, हाँ, इंडस्ट्री नॉलेज। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा अभी तक देखिए मैंने लिखने की बात नहीं की है, सही है? अभी सिर्फ मैं पढ़ने की उसकी करने की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री नॉलेज। अच्छा, इंडस्ट्री नॉलेज में आपको मैं एक चीज़ बताऊँ
कि आईसीडब्ल्यू का जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो मैं आपको बता भी दूँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आपको कर लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसको भी आपको रिक्वायरमेंट को रीड करना है, इसी तरह क्वेश्चन को रीड करना है और उसी तरह पॉइंट जॉट डाउन करना है और आंसर करना है। वहाँ पे भी अलग से आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ टेस्ट हुई हैं, तो वो इंडस्ट्री की नॉलेज आपकी बिल्डअप होती रहेगी, ठीक है? तो आपने ये अभी तक मैं आपको जो सोर्सेज़ बता रहा हूँ, उसमें आईकैप नहीं आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताता हूँ फिर कब आएगा। अब आ जाता है जब राइटिंग स्किल। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, उसको ज़रा-सा गौर से समझिएगा और फिर उसको अप्लाई कीजिएगा, तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए, आईकैप की जो टेस्टिंग है, वो आईसीडब्ल्यू से काफ़ी डिफरेंट है। आप खुद देखना, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा अलग चीज़ क्या है। आईकैप क्या करता है कि रिक्वायरमेंट सॉरी इन्फॉर्मेशन कम से कम दी जाती है पेपर में। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंगली, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, रादर देन हम इसको समझते हैं कि आईकैप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा लेता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एज़ अ स्टूडेंट हम सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कुछ होता है। जब आप आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो इतना सारी इन्फॉर्मेशन देता है, इतना बड़ा उसका क्वेश्चन होता है कि वो उस क्वेश्चन में ही सब कुछ कवर कर लेता है। तो अब ये होता है कि भाई आंसर में हम लिखे क्या? तो उसकी टेस्टिंग अलग ही लेवल की हो रही होती है। प्लस वहाँ पे रिक्वायरमेंट करने का तरीका अलग है, एक्जिबिट्स अलग हैं। तो नहीं देखिए देखिए इस तरह तो बहुत सारे मुनीर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वहाँ पर जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ना अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह सीओसीजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? वो एक नई चीज़ है। एथिक्स को जिस तरीके से कवर किया गया है, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि देखें आप यहीं से रिविज़न करें। आप बात समझ रहे हैं? मतलब एक तो आपका पुराना भी रिवाइज़ हो जाएगा, अगर कोई नए कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो भी कवर हो जाएँगे। ठीक है मुनीर? अहमद मुनीर ठीक है? ठीक है जी, बात समझ में आती है नहीं आती? बात समझ में आती है नहीं आती? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ रिवाइज़ करना है आपको। तो रिवीज़न में तो आप सब रिवीज़न करेंगे ना? रिवीज़न में तो सारे रिवीज़न करेंगे ना? रिवीज़न में तो आप नहीं छोड़ सकते, रिवीज़न में तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज़ करने का मतलब तो यही है ना, पुराने को भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे और वो भी कवर होता जाएगा। तो आपको इस तरह सेग्रीगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मैं ये कह रहा हूँ प्राइमरी सोर्स से इसको बना लें। मैं तरीका भी बताऊँगा आपको कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन दे तो ये हमारी सारी अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल पे। तो मैं आप बात ये हो रही थी देखें आईकैप की टेस्टिंग काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल आईसीडब्ल्यू से अलग यानी कि उसका तरीका ही अलग है, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। वो उसका सवाल को करने का तरीका ही अलग है। ठीक है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह रिक्वायरमेंट वो काफ़ी अलग तरीके से करता है। एक और जो काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है जो आईसीडब्ल्यू में नहीं होती, आईसीडब्ल्यू जो है ना इंडिविजुअल मार्किंग नहीं करता हर रिक्वायरमेंट की। हर रिक्वायरमेंट की अलग-अलग मार्क्स वहाँ पे नहीं होते, जो कि आईकैप में होते हैं। अलग अगेन ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है आप टाइम मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त टूल है कि आपको मार्क्स ही पता चल गए। आप बात समझ रहे हैं? तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि जब राइटिंग स्किल की बात आए, तो आप अच्छा तीसरी और एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि जब आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं समझता हूँ यार वो लग्ज़री भी है। तो उसको किस तरह कवर करना है, कौन से क्वेश्चन्स करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब राइटिंग स्किल की बात आए ना, तो आपको क्वेश्चन आईकैप से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आ रही है? आईकैप से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। आईसीएडब्ल्यू की सिर्फ़ जो वर्कबुक में इंटरैक्टिव मोहम्मद ज़ुबैर बिल्कुल भी नहीं। यू आर एब्सोल्यूटली रॉन्ग अगर आप ये समझ रहे हो। इंटरेस्टिंगली आईकैप का लेवल ऑफ टेस्टिंग आईसीएडब्ल्यू के मुकाबले में काफ़ी कम है, काफ़ी आसान है। आईसीएडब्ल्यू का तो लेवल ही अलग है। जब आप वो क्वेश्चंस देखोगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप ये खुद चीज़ डेमोंस्ट्रेट करोगे। आप जब वहाँ पे लिखने लगोगे ना आईसीएडब्ल्यू को तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ज़ुबैर जो वहाँ पे आसान कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक चीज़ ऐसी है जो वहाँ पे जो है ना आप कह सकते हैं कि बहुत ईज़ी है और वो है
कि आईसीडब्ल्यू के बच्चे को पता होता है कि कौन-सा कॉन्सेप्ट कहाँ-कहाँ से कितने-कितने मार्क्स कवर होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वो पता है कि एथिक्स तो आएगा ही, सीओसीजी तो आए मतलब एथिक्स में से इतने मार्क्स कवर ज़रूर होंगे, सीओसीजी में इतने मार्क्स ज़रूर कवर होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैं एथिक्स, सीओसीजी, ह्यूमन रिसोर्स कि जिसमें जो है ना उसका टेस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन सेम है कि जैसे वो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इफेक्ट का मॉडल जो है ना एथिक्स में बार-बार टेस्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक स्टेबिलिटी है, जो कि आईकैप में नहीं है। लेकिन मैं अगर लेवल ऑफ टेस्टिंग की बात करूँ, वो आईसीडब्ल्यू का बहुत हाई है। आईकैप का यकीन करें मैं जब ड्यूरिंग सेशंस भी करवा रहा होता हूँ, तो खुद बच्चे कहते हैं कि भाई अब मुझे ये आईकैप आसान लगने लग गया। जब आईसीडब्ल्यू के मैंने क्वेश्चन्स देखे हो करे। आप बात समझ रहे हैं? तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको आईकैप से करनी है प्राइमरीली। मैंने आपको बताया कि रीडिंग का सोर्स जो है ना, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। रीडिंग का सोर्स जिससे मैं कॉन्सेप्ट भी बना रहा हूँ, जिससे मैं अपने जो है ना इंडस्ट्री की नॉलेज भी कर रहा हूँ, अपने आप को हैबिचुअल भी कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग को समझ भी रहा हूँ। वो सारा का सारा काम उसका प्राइमरी सोर्स आईसीएडब्ल्यू की वर्कबुक और क्वेश्चन बैंक है। वो आईकैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आईकैप में अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स ज़ाहिर-सी बात है नया सब्जेक्ट है तो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं टेस्ट हुए। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आईकैप में सिरे से टेस्ट नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली अगर मैं स्ट्रैटेजिक लेवल स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादातर टेस्ट हुआ है। बहुत हो गया तो उसने उसके ऊपर बिग डाटा के ऊपर बार-बार क्वेश्चन्स उसने किए हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हुए हैं। मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसने कवर नहीं किए। बिज़नेस जो सस्टेनेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको उसने बिल्कुल कवर नहीं किया, तो बहुत एथिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसने कवर नहीं किए। तो आईकैप यहाँ पर लिमिटेड है, मेरी नॉलेज बिल्डिंग के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स की हो। आईकैप ज़बरदस्त कहाँ पे है? वो है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतना समझ लिया आपने? तो हम आगे चलें, सही है? अब आ जाते हैं आईसीडब्ल्यू में से मुझे राइटिंग प्रैक्टिस अगर करनी भी है, अगर टाइम भी है, तो क्या करूँ? कहाँ से करूँ? सही है? तो वो मुझे करना है सिलेक्टेड इंटरैक्टिव क्वेश्चंस अच्छा वो मैं यानी कि हर चैप्टर में से एक आध इंटरैक्टिव और एक आध सेल्फ का टेस्ट क्वेश्चन टोटल तकरीबन कोई 7-8 चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर में से सिर्फ 7-8 इंटरैक्टिव टेस्ट और 7-8 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन टोटल बनेंगे ये। तो ये अगर आप कर सकें तो ये आपकी जो है ना उधर से बस इतना अगर अगर टाइम बचता है लेकिन प्राइमरी सोर्स आईकैप ही है, ठीक है? उसके बाद आईसीडब्ल्यू में से सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्टिव सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, नो क्वेश्चन बैंक। प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये मैं आपको बिल्कुल फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ आपके लिए चीज़ें यार देखें करने को तो आप सब कवर करें। लेकिन अभी हम टारगेटेड रखते हैं कि भाई प्राइमरी इतना तो काम हो जाए कि इंशाल्लाह हम पेपर पास करने की तरफ चले जाएँ, कम से कम टाइम में। तो ये देखें ये हमारा सोर्स हो गया मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या-क्या चीज़ें हैं। अब एक और लास्ट चीज़ कि भाई थ्योरी पढ़ते वक़्त कोई भी मैं सवाल पढ़ रहा हूँ क्योंकि देखें मैंने आपको जो बताया है अभी तक जो मैंने कवर किया है वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कहा है कि आपको रीडिंग करनी है। तो उसमें है ना ज़ाहिर-सी बात है नहीं उस तरह से जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है, नींद आ रही होती है, बहुत कुछ होता है। तो यार उसके लिए मैं कहता हूँ एक और चीज़, अब एक और चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके सामने बताने जा रहा हूँ और वो स्टूडेंट्स के आंसर में हमें नज़र नहीं आती। वो हैं बिज़नेस जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स लाइक मैं आपको बताता हूँ। मैं रादर देन अगर ये कहूँ कि इंडस्ट्री के हालात कुछ इस वक़्त ऐसे हैं कि प्रोडक्ट सेल्स इज़ डिक्लाइनिंग रेवेन्यू इज़ स्क्वीज़िंग आउट ये सब लिखूँ, रादर देन दैट मुझे यूज़ करना चाहिए कि इंडस्ट्री इस वक़्त मैच्योरिटी स्टेज पर है। दैट्स इट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह के जार्गन जो है ना बहुत सारे बिज़नेस जार्गन्स हैं, बीएफडी के जार्गन्स हैं जो आपको यूज़ वहाँ पे बाकायदा करने हैं। ठीक है जी? ठीक है जी। तो अब क्या करें? क्या उसको मैं अलग से याद करूँ? उसकी क्या डिक्शनरी बनाऊँ? तो उसके लिए भी और साथ के साथ जो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप आए, उसके लिए भी मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं तो जब से पढ़ा रहे हैं, जब वो ये सॉफ्टवेयर यानी कि लास्ट अटेम्प्ट में सॉफ्टवेयर आया ना, उससे पहले से हम ज़ाहिर-सी बात है देख रहे हैं। तो मैं कहता था इसको अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, उस वक़्त वो होती थी पेपर पे, अब आपको सॉफ्ट में करनी है। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने जो है ना, एक थ्योरी मैं आपको पढ़ रहा हूँ।
तो राइटिंग हाँ सॉरी, तो मैं ये यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया, ये मेरा इंटरेक्टिव, ये मेरी जो है ना जो आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक है वो मैंने ओपन की हुई है। अब मैं पोर्टर्स 5-4 से थ्योरी पढ़ रहा हूँ। अच्छा पोर्टर सजेस्ट, मैंने जल्दी अच्छा स्किम थ्रू कर रहा हूँ मैं, थ्रेड्स ऑफ न्यू ट्रेंड होता है थ्रेड, तो मैं अपने पास अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग वर्ड पे करता चला जाऊँ। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का क्या मतलब कि कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉमा लगा लगा के जो आपको बिजनेस jargon नजर आए वो आप उसको लिखते चले जाएं और उसको अनसेव कर दें, मतलब उसको सेव भी नहीं करना, बाद में देखना भी नहीं है, रेफर ही नहीं करना सिरे से। आपको सिर्फ ये काम करना है कि बस लिखना है। मैंने अपने पास वर्ड की फाइल खोली, वो मैं आपको सामने शो करूंगा। ये मैंने वर्ड की फाइल खोली हुई है। अच्छा भाई, अब मैं अब क्योंकि आपके सामने वो शो नहीं हो रहा होगा, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ एसबीएम की वर्क बुक। अच्छा थ्रेड्स ऑफ न्यू ट्रेंड्स, अच्छा जी, न्यू न्यू इंट्रेंड लिख दिया मैंने, न्यू इंट्रेंड लिख दिया। इसके बाद क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर। अब इससे ना बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा, और ये टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। इवन जब हमने अभी सेशन जब स्टार्ट किया था, तो हमारा तरीका ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पास करे हुए होते हैं, तो उनसे भी हमने जब कमेंट्स लिया तो ये चीज आई कि भाई ये इंटरेस्टिंगली हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे बहुत सारे यानी कि आप समझ लें ऑटोमेटिकली हमारे पास हम उस जार्गन्स को यूज करने के हैबिचुअल होते चले जाते हैं। और जब वो चीज़ जो है ना पेपर में नज़र आती है, बोलती है कि हाँ, हम ये टर्म्स यूज़ करने के हैबिचुअल हैं, मेरी राइटिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो निकल के आएगी, और वो ये कि जो अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग जब मैं कर रहा हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग जब कर रहा हूँ, तो एक मेरा डायरेक्ट मसला हल हो रहा है। वो क्या? कि मुझे नींद नहीं आ रही। सही है? मैं जो है ना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है आप उसको अपने आप को एंगेज कर रहे हो। देखो की जो बात हुई थी, की यही है कि आपको अपने सिनेरियो के साथ एंगेज करना है अपने आप को। जितना ज़्यादा आप एंगेज करोगे, उतना ज़्यादा बात होगी, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आप जो है ना उसको पास कर लोगे। एक तो आप उसको एंगेज कर रहे हो, और इंटरेस्टिंगली एक और बात मैं कहता हूँ, चाहे अभी की बात हो या वैसे भी जब आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके पास 4 महीने हो, चाहे आपके पास 15 दिन हो, 20 दिन हो, एक चीज़ होती है, वो हमेशा होती है, और वो ये कि पूरा का पूरा क्वेश्चन करना मैं उसको कहता हूँ लग्ज़री है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ ना उस पे ही रहिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ़ कि राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन की, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये लग्ज़री है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये आपको नहीं करना, प्लान वही रखना है। मैं इंशाल्लाह प्लान आपके सामने शो करूँगा। लास्ट वीक बिफोर एग्ज़ाम भी, और 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम वाला जो प्लान है, इंशाल्लाह अभी 3 हफ्ते हैं तो उसको आप कर लेंगे। तो भाई ये बिल्कुल नहीं कह रहा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं कि सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि ये लग्ज़री है। जो काम आप हर वक़्त कर सकते हैं, वो ये अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग है, और इसके ज़रिए से आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होंगी। आपके पास आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपके बिज़नेस जार्गन्स है, बीएफडी के जार्गन्स है, वो बनते चले जाएँगे, वो डेवलप होते चले जाएँगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको अपने आप को सिनेरियो से एंगेज करने की आदत हो जाए। जो काम हमने पेपर में वहाँ पे करना है, अपने ज़हन में बिठा लें, वो उसकी हमें प्रैक्टिस आज करनी है तो पेपर में कर पाएँगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके बस सारी चीज़ें जो है ना अप्लाई कर दूँगा उसी वक़्त। आप जो अपनी स्टडी अप्रोच में एम्बेड करोगे, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, वही चीज़ वहाँ पे आप डेमोंस्ट्रेट करोगे। तो प्रैक्टिस सिर्फ राइटिंग नहीं होती, प्रैक्टिस रीडिंग की भी होती है, प्रैक्टिस बिज़नेस जार्गन्स की भी होती है, प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को समझने की भी होती है। आप हमारी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो ये चीज़। अब ये हमारा जो पहला एजेंडा था कि जिसमें मुझे आपको सोर्सेज़ बताने थे, इसके साथ ही अब मैं आपको सिर्फ़ वो जो 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम है, वो मैं आपको आपके सामने वो प्लान रख देता हूँ। ये लास्ट मंथ बिफोर एग्ज़ाम आपके सामने शो हो रहा होगा। तो सर ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है लास्ट मंथ बिफोर एग्ज़ाम। ख़ैर ये इसके शुरू की तो आप इग्नोर कर दें, वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। यार ये मेरा प्लान है, ये हमने प्लान एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपके सामने शेयर कर दूँगा। इसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग की बात ही है वो करें, कवर ऑल अच्छा ख़ैर ये लेक्चर्स वगैरह को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। डू एट लीस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ आईसीडब्ल्यू रैकेट
सही है। इन लास्ट वीक डू स्कीमिंग ऑफ ऑल इंटरेक्टिव सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट टू। तो ये जो है ना पूरा प्लान है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। बेसिकली आइडिया यही है कि आप अभी से जो है ना अपनी थ्योरीज को देखना शुरू करें जल्दी जल्दी। अच्छा, थ्योरीज को देखने का मतलब ये नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की कि याद नहीं हो रहा या मैं जहन में नहीं बैठ रहा, बस आप रीड करें बिल्कुल। एक मैं आपको बात बताता हूँ, बल्कि इसको हम लास्ट में कवर करेंगे इंशाल्लाह। दो तीन चीजें आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो लास्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये आपके सामने प्लान है और ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा अगला एजेंडा है स्टूडेंट्स के ब्लंडर्स, और जब मेरे पास पेपर आ गया उसको कैसे कवर करना है। थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन पेपर और कोई क्वेश्चन भी कवर करवा लूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी बताएं। हाँ, ये अच्छा आपने याद दिलाया। अच्छा, मैं आपको लिस्ट डाउन देखे थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो तो देखें बहुत सारे हैं। मैं आपको आपको चैप्टर्स बता देता हूँ, वहां से आप कॉन्सेप्ट्स वहां से देख सकते हैं जो उसकी समरी होती है। ठीक है। मैं आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ कि कहाँ पे किस चैप्टर में क्या क्या कवर हुआ है। तो आपको है ना आप उससे रेफर करते करते चले जाइएगा। ठीक है, आपको पता चलता चला जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। जी जी, मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम चैप्टर जो कवर करने हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो सर ये आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक आप सबको नजर आ रही है। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक चॉइस, चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। ये 5 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद सारे चैप्टर्स छोड़ दें और डायरेक्ट आ जाए चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चैप्टर 1 टू 5 एंड देन 9, चैप्टर 1 टू 5 एंड देन 9, सॉरी 9 नहीं 10, चैप्टर 1 टू 5 एंड देन 10। इसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 19 एथिक्स। बस इतने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। यानी कि टोटली कितने हुए, 5, 6 और 7, 7 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। देखो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में अगर मैं बात करूँ तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल यहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ पर स्टेक होल्डर एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, बीसीजी मैट्रिक्स है, वो सारा यहाँ पे कवर हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें कवर हो रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव जो बेसिक स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी को कैसे डेवलप करते हैं, स्ट्रैटेजिक के कौन कौन से लेवल्स हैं वो सारे देखने, कौन सी ऑपरेशनल लेवल की कौन सी स्ट्रैटेजिक लेवल की इंफॉर्मेशन है वो देखने, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट स्वॉट एनालिसिस वो यहाँ पे कवर हो रहा है। इसके बाद इंटरनल कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे कवर हो रही है। चैप्टर नंबर 2 में फिर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करूँ, तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में मेनली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात वहां पे की गई है। और इम्प्लीमेंटेशन में जो आपका लुइस थ्री फोर्सेस मॉडल है वो वहां पे की है। लास्ट इथिक्स का था, इथिक्स। सही है, तो ये सारी चीजें आपको देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा इस वक्त अगर आपने पहले नहीं किया, लेकिन मैं आपको जरा सा आपको अपनी वो हम बेसिकली वो दिखा देता हूँ। आपको अगर लगता है समझ में आता है तो ये आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ कि अभी आप कोई नई चीज उठाएं। लेकिन इसमें बस ये कि ना हमने थोड़ा सा समराइज किया हुआ है। जैसे ये चैप्टर नंबर 1 में आते हैं ना ये बुक में, तो ये तो चैप्टर नंबर, क्योंकि इसको भी यहीं से डिराइव किया है। तो ये जैसे ना यहाँ पर ये बात ये इस तरीके से समराइज किया गया है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, रैशनल मॉडल अप्रोच, बिल्कुल कीवर्ड जो है ना सिर्फ वो बताए गए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको आईसीडब्ल्यू से ही कवर करना चाहिए। अगर आप सिर्फ समरी देखते चले जाएंगे तो उसमें रिस्क है कुछ कवर हो ना हो। सही है, तो ये सारी चीजें कवर करनी। ठीक है जी। सही है। अच्छा, मैं कुछ कंटेंट आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सीओसीजी का खास तौर पे मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर दूंगा। खास तौर पे सीओसीजी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। वो मैं आईसीडब्ल्यू से कवर नहीं करवा रहा, वो मैं खुद आपको हमारी बुक से एक्सट्रैक्ट करके सॉफ्ट में सीओसीजी शेयर कर दूंगा। अच्छा,
मैं मुझे एक बात बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये मुझे किसी ने कहा कि इथिक्स में क्या डिफरेंट है, तो मुझे एक बात का जवाब दें। ये ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इफेक्ट को वहां पे कवर किया हुआ है, जल्दी से बताएं। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इफेक्ट वाले मॉडल को कवर किया हुआ है एसपीएम में। जी। जी, एसपीएम में मुझे बताएं ट्रांसपेरेंसी। कामिल, आप भी बताएं। एसपीएम में कवर है, बिल्कुल। तो देखें, कामिल बोल रहे हैं कि कवर नहीं किया हुआ, माजिद कह रहे हैं कि एसपीएम में कवर है। तो देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना, इस वक्त कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए देखिए, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि एसपीएम में से मैंने पढ़ा है तो वहां से मैं ज्यादा सुटेबल हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप वहां से करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक लेकिन इसमें जो है ना, एक ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स से ये ऐसे कमेंट मिले, खुद मैंने भी देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इक्का दुक्का जो मुझे नजर आए थे, कि जो आईसीडब्ल्यू में थे और आईकेएफ में नहीं थे उस वक्त। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आता, पुराना तो वो तो आसानी से आप रिवाइज कर लोगे, आईसीडब्ल्यू की वो वर्क बुक से। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वहीं से रिवाइज कर ले। रिवाइज करने का मतलब सिर्फ स्किम करना है आपको। समझ में आ रही है कामिल? इस वक़्त अगर मैं आपको लिस्ट दे भी दूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार इसमें ये कवर है, इसमें ये कवर नहीं है, तो आप 2-2 बुक्स को रेफ़र करते-करते ही पूरे हो जाएँगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं होगी यार। आपने एसपीएम में जो पढ़ा है वही यहाँ पे देख रहे होंगे। बस इतना सा फ़र्क होगा कि उसको एमएसए 2 का फ्लेवर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट्स जो कवर नहीं होंगे वो भी हो जाएँगे, और साथ के साथ आपका वो रिस्क भी खत्म हो जाएगा कि मैंने जो पिछला रिवीज़न करना है वो भी वहाँ से हो जाएगा। तीनों चीज़ें हो जाएँगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप फ़िल्टर आउट करें चीज़ें, कम से कम। अच्छा, टैक्स का सवाल आया था। देखिए, टैक्स में ज़्यादा चेंजेज़ इस दफ़ा अ, वो वाले नहीं आए जो कि टेस्ट हो सकें। समझ में आ रही है बात? यानी कि उसका रेट चेंज हो गया था एक तो, जीएसटी का 18% हो गया था, विथहोल्डिंग टैक्स का रेट चेंज हो गया था। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो पिछले बजट में आए थे। तो मैं जो है ना एक काम करूँगा, टैक्स का मैं आपको सिलेबस भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैंने अच्छा सिलेबस जो है, मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आईकैप की सिलेबस की बात नहीं कर रहा। हम लोगों ने टैक्स के सिलेबस में कोड इंटरप्रेट किया है आईकैप के, कि भाई कौन सा सेक्शन है, तो वो तो सेक्शन वाइज़ बाकायदा डिटेल है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ये आपको शो हो रहा होगा, टैक्स का सिलेबस। तो ये हमने इंटरप्रेट किया हुआ है, बाकायदा सेक्शंस भी लिखे हुए हैं। नज़र आ रहे हैं? यार हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, हमने माजिद, अगर मुझे लगता है आप तो क्लासेस में थे शायद, तो हमने ये सब कवर किया है। मैं बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए ना कम से कम कन्फ्यूजन रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें थोड़ा स्मार्ट भी प्ले करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें ठीक है वो आ सकती हैं, लेकिन अब ये बोनस शेयर पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको फाइनल कर दिया है। इस दफ़ा ये भी एक मेजर चेंज आया था। मैं एक काम ये भी करूँगा ना कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगा, डॉक्यूमेंट जो चेंजेज़ आए, तो आप देख सकें, उसको रेफर कर लीजिएगा। ठीक है जी? ठीक है, ठीक है। आगे चलें? कंपनीज़ एक्ट, कंपनीज़ एक्ट, सॉरी, कंपनीज़ एक्ट कहाँ से आ गया? को एक्ट क्या मतलब? को एक्ट का क्या मतलब है भाई? कंपनीज़ एक्ट के डायरेक्टर्स के सेक्शंस, वो हमारा जो है ना, हमारा कंपनीज़ एक्ट में सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। वो सीओसीजी गवर्नेंस में वो टेस्ट करता है, और वो भी इनडायरेक्टली टेस्टिंग होती है। वो हमारा मैं जो आपको लोगों के साथ इंशाल्लाह सीओसीजी जब शेयर करूँगा, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। कंपनीज़ एक्ट की सेक्शन की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली पढ़ने।
सिर्फ़ उसने जो है ना एक दफ़ा वो आप कह सकते हैं टेस्टिंग हो गई थी कि एक तो डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ा-सा टेस्ट हो सकता है, ठीक है? डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, तो मैं नहीं समझता उसको आपको अलग से देखना चाहिए। और बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है कि जो सीओसीजी क्योंकि हमारे पास गवर्नेंस है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डेफिनिशन जो है ना, वो सीओसीजी में नहीं है, वो कंपनीज़ एक्ट में है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है? तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनिशन है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको आप एक दफ़ा देख लीजिए। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा किसी का कोई ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अब हमारा जो अगला है कि मैं आपको बता दूँ कि गलतियाँ क्या होती हैं, मिस्टेक्स क्या होती हैं, इसके लिए इंटरेस्टिंगली जो स्टूडेंट्स के आंसर्स चेक हुए हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। अच्छा जी, तो मैं आपको एक स्टूडेंट अभी ये जो है आईकैप का समर 2023 का क्वेश्चन मैंने टेस्ट चेक किया था। जल्दी से बता देता हूँ ये समर 2023 ये मुल्तान कम्युनिकेशन लिमिटेड पूरा पढ़ने पढ़ने का तो मतलब इस वक़्त हमारे लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ, थोड़ा-सा सिनेरियो बता देता हूँ था क्या। बेसिकली मुल्तान कम्युनिकेशन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी थी जिसके कॉल सेंटर्स थे। उसमें इनबाउंड कॉल्स और अब ये अगेन एक नई इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन थी कि इनबाउंड कॉल अच्छा यहाँ पर भी एक एक जो स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन सिस्टम और सीपीएस क्लाइंट रिपोर्टिंग सिस्टम आपको नज़र आ रहा है? तो इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में बताई गई थी, ठीक है? जिसको मैंने डेमोंस्ट्रेट किया था कि इसकी सिर्फ़ नीड इतनी है कि मुझे पता चलता चला जाए कि मेरी क्रिटिकल स्किल्स कौन-सी हैं, मतलब इसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है इस इंडस्ट्री के लिए। वो मुझे पता चल जाए उस हिसाब से जो है ना मैं उसको बता दूँ बस इसमें इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की गई थी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एमसीएल बेसिकली रेशोज़ थे, रेशो एनालिसिस करना था। मैं आपको अभी बताऊँगा स्टूडेंट का आंसर दिखाता हूँ कि उसने क्या किया और क्या-क्या गलतियाँ थी उसमें। खैर रेशो एनालिसिस करना था और ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों का बताना था। असेस वेदर ट्रीटिंग द ट्रेज़री फंक्शन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें ये बताना था कि भाई मैं अगर ट्रेज़री फंक्शन को प्रॉफिट सेंटर के तौर पर डेवलप कर दूँ, तो क्या ये मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि या नहीं है? इवैल्यूएट हाउ द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ऑपरेशंस कुड बी यूज्ड टू क्रिएट और इंक्रीज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें ये है कि ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली है वो ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप लोगों को सबको पता है क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव बैलेंसिंग पावर्स यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है वो हमारे पास हैं उसको यूज़ करते हुए कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ज़्यादा अच्छी कर रहा हूँ अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ। असेस वेदर सेलिंग डाटा इज़ एथिकल ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग था कि क्या डाटा को सेल करना एथिकल है कि नहीं एंड डिस्कस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेलिंग द कॉल डाटा ठीक है अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग था इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कि गलती क्या थी ये डी डी वाला जो पार्ट है अभी सिर्फ लिस्ट डाउन कर लेते हैं आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएट अच्छा ये मुझे बताएं किस किसने ये अटेम्प्ट दिया या पढ़ा हुआ है जल्दी से बताएं समर 2023 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार एटलीस्ट आप लोगों ने देखा जरूर होगा जी बहुत ज़बरदस्त बात। तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों को सबको ज़्यादातर लोगों को इसकी
इसको बेसिकली पढ़ा हुआ है। तो आप जो है ना देख सक रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे, आप लिंक करोगे चीज़ों को इंशाल्लाह। ठीक है जी? तो है ना? सब कन्फर्म कर दें इंशाल्लाह, सब इंशाल्लाह इसको समझेंगे। इसीलिए मैंने लेटेस्ट अटेम्प्ट उठा ली, ताकि मुझे लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो यार एटलीस्ट देखी होगी सब। ठीक है जी? तो अब यहाँ पर मुझे assess whether selling data is ethical. Identify the risk associated with the current reporting structure for internal audit and recommend with suitable changes. अब ये बात की गई है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और अगर कोई चेंजेस है तो बताना है। बेसिकली ये सीओसीजी का जो है ना के ऊपर क्वेश्चन है, कोड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिस्कस टैक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये डेवलप करनी है। इसमें भी मिस्टेक थी तो वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं इंटरेस्टिंगली जल्दी जल्दी ना स्टूडेंट ने क्या आंसर किया, क्या बनता था आंसर, मिस्टेक्स क्या थी, ब्लंडर्स क्या थी, वो आपके सामने बता देता हूँ। ये एक स्टूडेंट का आंसर, इस पर मैंने डिटेल कमेंट किए हुए हैं, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी कर, ज्यादा से ज्यादा मैं आंसर्स कर दूंगा। ये कमेंट किए हुए हैं और ये जो है ना मैंने कमेंट बबल्स हैं, इसमें जाहिर सी बात है एक एक चीज मैं आपको खोल के नहीं बताऊंगा, या आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सिनारियोस बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक्स थी बेसिकली। यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये था कि सिर्फ इसने रेशोस कैलकुलेट करके दिए दिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपको पेपर में जाके उल्टी नहीं कर देनी, वॉमिटिंग नहीं करनी, जो आता है सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। एक तो रेशो जो कैलकुलेट करना है वो रेलेवेंट रेशो होने चाहिए, ठीक है? और उ, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपने रेशो कैलकुलेट किए है और उसके ऊपर कमेंट किया है, तो आप कह सकते हैं कि रेशो के भी कुछ मार्क होंगे, कुछ तो है ना, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो शायद 2-3 मार्क रेशोस कैलकुलेट करने के होंगे, 7-8 मार्क्स को डिस्कस करने के ऊपर होंगे। लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ रेशो कैलकुलेट किया और आपने कोई कमेंट नहीं किया, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि बेसिकली रेशोज़ तो यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो एक टूल है। ये तो बेसिकली बैक एंड पे की चीज़ है कि जो बैक एंड पे होगी। असल तो आपको आंसर देना है वो है कमेंट्स, उसको डिस्कस करना। समझ रहे मेरी बात? तो एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसने किया नहीं। दूसरा, मुझे ओवरऑल तमाम आंसर्स में ना एक चीज़ नज़र आई कि इसने जो है ना कंक्लूजन कहीं नहीं दिया। अच्छा, जहाँ मार्क्स ज़्यादा है वहाँ पे आपको कंक्लूजन एक तो हेडिंग के साथ देना है और कंक्लूजन को एज़ अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह। लेकिन बहरहाल जहाँ मार्क्स ज़्यादा है वहाँ पे कंक्लूजन बनता है कि आपने सारे रेशोज़ को अलग-अलग पहले डिस्कस किया और एंड में कंक्लूसिव आंसर दे दिया कि भाई आपको आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल ये जो परफॉर्मेंस है ये क्या है, और अगर बुरी है परफॉर्मेंस या अच्छी है तो किस वजह से है? तो वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नहीं थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। देखिए, ये क्वेश्चन सबने पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में था ये कि रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, मार्जिन्स अच्छे खासे इंक्रीज़ हो गए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि हमें बताया गया था कि फॉरेक्स का गेन हुआ है अच्छा खासा। तो भाई फॉरेक्स का जो गेन हुआ है अच्छा खासा, उसको ज़रूर यहाँ पे रेफ़र करना था। आपको बाकायदा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक रिकन्सिलिएशन टाइप जो है ना कवर करना था कि रेवेन्यू का जो इंक्रीज़ हुआ है, उसमें से इतना जो इंक्रीज़ है वो तो सिर्फ़ फॉरेक्स का की वज़ह से हुआ है। इतना इंक्रीज़ जो है ना वो वॉल्यूम की वज़ह से हुआ है। सॉरी, इतना इंक्रीज़ जो है ना बाकी तमाम फैक्टर्स की वज़ह से हुआ है। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम का इंक्रीज़ है वो तो इतना है। वो शायद 1-2% बनता है। तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना था खास तौर पे, और ये बताना था कि भाई ये तो वन ऑफ इवेंट है। अगर आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ़ फॉरेक्स गेन का कमाल है कि जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है। आप बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिक सी चीज़ थी, जो यहाँ पे नहीं थी। दूसरा कि आपको बेसिकली आंसर्स को अपने अपने रेशोज़ को लिंक करना है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके साथ। ठीक है? ये अच्छा, हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसमें इन्फ्लेशन। यानी कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज फॉरेक्स की वजह से, एक और बहुत बड़ा इंक्रीज तो इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये तो कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई ना भाई। पीछे से मेरे पास, मैं बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल जो है वो इतना महंगा आ रहा है, आगे मैं उसको महंगा बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रेवेन्यू इंक्रीज हो गया सर, कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो इन्फ्लेशन की कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। फॉरेक्स का गेम वन ऑफ इवेंट है। तीसरी चीज जो थी, वो आपकी वॉल्यूम थी, और वॉल्यूम इंटरेस्टिंगली टोटल 45% का इंक्रीज़ है रेवेन्यू का। अगर आपको मैं दिखा दूँ, तकरीबन 46% का इंक्रीज़ है।
और सिर्फ वॉल्यूम का प्राइस फैक्टर या वॉल्यूम का इंक्रीज कितना है? सिर्फ 1.3%। तो ये आपको बताना था, जो यहाँ पे बिल्कुल ही मिसिंग था। सही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो मिसिंग थी, वो यहाँ पे शेयर की गई, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो ये जरूर देख लीजिए। ठीक है। तो ये तो हो गया डिटेल, इसमें एक मसला था कि इन्होंने वो नहीं किया। अच्छा, अब अगली अगली इंफॉर्मेशन, अगले रिक्वायरमेंट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रीटिंग ट्रेजरी फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर। ठीक है। अब मैं एक चीज कहता हूँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हर क्वेश्चन जो है ना, हर सिनारियो, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसके गिर्द चीजें ना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आप समझ लें सर्कुलेट कर दी होती है। और इस क्वेश्चन का जो सेंट्रल पॉइंट था वो था फॉरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स से रिक्वायरमेंट नंबर सी भी लिंक हो रही है, रिक्वायरमेंट नंबर बी भी लिंक हो रही है। ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह। तो ये किसका सेंट्रल पॉइंट था। अच्छा, अब यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट ये थी कि प्रॉफिट जो ट्रेजरी फंक्शन है, ट्रेजरी फंक्शन उसको एज अ प्रॉफिट सेंटर ट्रीट करें। तो जो है ना, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना बताया था इन्होंने। ठीक है। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग एक चीज ये थी कि ये जो बेसिकली होता है ना, सिनारियो के साथ अपने आपको कनेक्ट करना। यहाँ सिनारियो ये था कि ये आइडिया आया कहाँ से। ये आइडिया आया एक डायरेक्टर ने कहा, और डायरेक्टर ने इसलिए कहा कि फॉरेक्स गेन अच्छा खासा हो गया। तो सब बड़े पॉजिटिव हो गए, यार अब तो जो है ना, इस डिपार्टमेंट को जो है ना, प्रॉफिट सेंटर बना दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए स्टूडेंट को, इनको नहीं आइडिया था, बेसिक नॉलेज नहीं थी, फंडामेंटल नॉलेज नहीं थी कि प्रॉफिट सेंटर होता क्या है और कॉस्ट सेंटर होता क्या है। सही है। प्रॉफिट सेंटर का मतलब ये होता है कि उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉफिट डेवलप करेगा, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो रहा होगा वो प्रॉफिट की बेस पे हो रहा होगा। जबकि कॉस्ट सेंटर का मतलब ये है कि वो जो कॉस्ट है वो उस डिपार्टमेंट पे जो है ना, आप समझ एज इन्वेस्टमेंट उसको दी जा रही है। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो उस कॉस्ट के साथ कितना इंसाफ करे, मतलब वो कॉस्ट कितनी ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो रही है, कितना ज्यादा वो डिपार्टमेंट इफेक्टिव है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। प्रॉफिट सेंटर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। और कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट है, ऑडिट ऑडिट एक कॉस्ट है, ऑडिट करवाना एक कॉस्ट है। सही है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ये कॉस्ट है। अब ये जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फंडामेंटली इनका इनका मकसद रेवेन्यू कमाना नहीं है, प्रॉफिट कौन करना नहीं है। अब बात मेरी समझ रहे हैं। लेकिन उनका उनका ये कि वो कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो डिपार्टमेंट कितना ज्यादा इफेक्टिव है, वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को कितना ज्यादा यानी कि अचीव कर रहा है। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज हो गई। एक और बड़ी जबरदस्त थी कि यहाँ से ये जो सवाल था, प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, आप कह सकते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर है। ठीक है। और बल्कि क्या कह सकते हैं, ये है ही कॉस्ट सेंटर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट उसको दी जा रही है, एक रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल उसको वो यूज कर रहा है, उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है। अब वहां पर मैं बेसिकली वेस्टेजेस जितनी कम करूंगा, मेरा प्रॉफिट इतना अच्छा होगा, कॉस्ट उतनी कम होगी। मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीजें जो है ना, ये कॉस्ट सेंटर में आती है। तो भाई एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हमने अपने जहन में बिठाया हुआ होता है कि प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर कोई एक अलग से एक चीज है। ये जो सवाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमें बता रहा है कि किसी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट सेंटर बना सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर भी बना सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? अब इन्होंने ट्रेजरी फंक्शन, जो कि कॉस्ट सेंटर फंडामेंटली है, उसको प्रॉफिट सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा फाइनेंस फंक्शन नहीं बनाया गया। इस सवाल में ये बताया है मुझे कि फाइनेंस फंक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका एक सब पार्ट है ट्रेजरी फंक्शन। उस ट्रेजरी फंक्शन को कहा जा रहा है कि प्रॉफिट सेंटर बना दो। तो भाई कितना ऑप्टिमाइज है। तो ये बात भी समझना, ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि किसी भी डिपार्टमेंट या फंक्शन को आप बना सकते हैं प्रॉफिट सेंटर। अब ये जब मेरे जहन में आ गया ना, तो यहाँ अब इंटरेस्टिंगली आपको जवाब देना था। क्या देना था मैं बताता हूँ। जवाब ये देना था कि मैं तो इस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट सेंटर इसलिए बना रहा हूँ कि ट्रेजरी फंक्शन ने बहुत अच्छा काम किया है ना, फॉरेक्स गेन इतना अच्छा आ गया। अब सवाल यहाँ पे पहला जो आएगा, पहला कमेंट, पहला इस आंसर में कमेंट वही आएगा कि सबसे पहले तो मैं ये एनालाइज करूं कि ये जो फॉरेक्स का गेन हुआ है,
ये मार्केट की वजह से हुआ है या उस डिपार्टमेंट की कोई एफिशिएंसी थी? पहले ये तो डिसाइड करूँ ना मैं। आप बात समझ रहे हैं? सही है। अच्छा, उसके बाद मैं अगली चीज़ एनालाइज़ करूँगा कि भाई ये मेरा फंडामेंटली मेरा ये बिज़नेस नहीं है। जब मैं इसको प्रॉफिट सेंटर बना रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फॉरेक्स वाला जो फंक्शन है उसको बिज़नेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू करूँगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत रिस्की भी है ये। ये बहुत रिस्की भी है। ये रिस्की क्यों है? सर ये रिस्की इसलिए है कि जब मैंने प्रॉफिट सेंटर तो ये एक रिस्की काम कर रहा हूँ जिसकी फंडामेंटली मेरे पास अपर मैनेजमेंट, अपर लीडरशिप, डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं, उनके पास ये नॉलेज नहीं है। ये क्योंकि कंपनी इसके लिए है ही नहीं। तो मैं नहीं एक तो सिर्फ़ एक खास सेक्शन होगा वो ये काम कर रहा होगा। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये एक सवाल है। दूसरा, ये काम बड़ा खतरनाक हो जाएगा कि फिर होगा ये कि ये जो ट्रेज़री फंक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में बड़े-बड़े रिस्क लेगा फॉरेक्स में। आप बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से कवर करनी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बताई, यानी कि ये जो बाकायदा इन्होंने बहुत अच्छा एक आंसर भी दिया, मतलब एक कॉमेंट को यूज़ किया और आईकैप ने भी दिया लिखा था कि ये जो स्पेकुलेशन की एक्टिविटी होगी, इन्होंने देखिए यूज़ किया है, ठीक है? तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो पता है क्या? वो ये थी कि भाई आपको तो प्रॉफिट सेंटर आप इसको कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए ना, तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ेंगे बाकायदा, फिर इस डिपार्टमेंट में बाकायदा काम होगा, लोग इस मकसद के लिए हायर होंगे स्पेशलिस्ट, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कॉस्ट है वो एक्सीड हो जाए मेरे प्रॉफिट से, कि मेरी जो सेविंग हो रही है वही उल्टा कॉस्ट से कम हो जाए। आप बात समझ रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें थी। तीसरी अगेन मैंने लिखा है कंक्लूजन मिसिंग। कंक्लूजन तो बताओ ना कि असल में मुझे हमसे पूछा गया कि क्या ये ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं? तो ओवरऑल आपको बताना है कि इसमें ये फंक्शन है कि भाई ये इट इज़ ओनली अ सपोर्ट फंक्शन एंड ट्रीटिंग इट एज़ अ प्रॉफिट सेंटर इज़ वेरी रिस्की इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो ये काम बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी रिस्की होगा। आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो है ना आंसर्स में ये चीज़ें मिसिंग थी। इसके बाद अगला मेरा आता है इवैल्यूएट। अच्छा इसको मैं थोड़ा-सा स्किप कर रहा हूँ। इस पे आ रहा हूँ डी पे। असेस वेदर सेलिंग डाटा इज़ एथिकल एंड डिस्कस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेलिंग द कॉल्ड डाटा। अब जल्दी से बताएँ इसको आंसर किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल क्या आपको क्या लगता है कि मैं क्या मतलब इसमें है ये कि डाटा को सेल इनके पास ज़ाहिर-सी बात है, ये कॉल सेंटर है, डाटा है बहुत सारा। इसको सेल करने की बात हो रही है। तो डाटा को सेल करना कितना ज़्यादा एथिकल है, पहले तो ये बताना है। इसके बाद मुझे बताना है कि क्या मैं ये डाटा सेल भी कर सकता हूँ कि नहीं? अब मुझे बताएँ कैसे आंसर करेंगे? रिक्वायरमेंट को अगर मैं समझने की बात करूँ ना तो देखें ये एथिकल रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की है और वो समझने की क्या है? वो ये है कि एक स्टेप आगे की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि डाटा को सेल करना कितना ज़्यादा एथिकल है, सही है? मतलब ये चीज़ पहले तो डिसाइड हो चुकी है कि डाटा को सेल करना है। एक है ना चीज़ होती है जिसको मैं अब आपको कहूँगा अब ये पेपर में बड़ी काम आएगी, ज़रा गौर से देखिएगा। उसमें ना डायरेक्शन आप पॉज़िटिव मतलब यहाँ पर एक ट्रिकी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको नेगेटिव लेंगे, वो इसको अनएथिकल लेंगे, काफ़ी हद तक वो आंसर सही भी है। लेकिन यहाँ पे एक हिडन रिक्वायरमेंट है जो इस क्वेश्चन का ख़ास पार्ट है, जो मुझे कहीं से पता चल रहा है। वो पता यहाँ से चल रहा है कि डिस्कस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेलिंग द कॉल डाटा। तो इसका मतलब ये एग्जामिनर हमसे चाह रहा है कि भाई सिर्फ आप ये मत बताओ मुझे कि ये एथिकल नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है कि इसको मैं किस तरह से एथिकल कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ पॉजिटिव चीजें भी डिस्कस करनी है, नेगेटिव भी करनी है और पॉजिटिव भी करनी है। आप बात समझ रहे हैं? अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे? मैं ये सब एथिकल को एथिक्स जो है ना, एथिक्स इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। एथिक्स ये भी है कि मैं
कंपनी एज अ कंपनी किस लिए एक्सिस्ट करता हूँ? प्रॉफिट कमाने के लिए, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। और वो प्रॉफिट किसके लिए कमाया जाता है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो मेरे लिए ये भी एथिकल है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करूं। आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप बात समझ रहे हैं? तो सर यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज थी कि मैं डेटा को जब शेयर करूंगा एथिकली, तो एक तो चीज है कि प्रॉफिट्स ज्यादा अर्न किए जाएंगे, यानी कि मैं एक नई रेवेन्यू की स्ट्रीम डेवलप कर लूंगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस करना था। आप बात समझ रहे हैं मेरी या नहीं समझ रहे? फिर एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ आपको। समझ रहे हैं? तो बेसिकली वो ये चाह रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आप मुझे एक बात बताएं, आपको मेन इशू क्या नजर आ रहा है? मेन इशू क्या नजर आ रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है। ठीक है ना? एक एथिकल प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, ये भी एथिकली, बेसिकली इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है, एथिक्स को मेंटेन करना है। ठीक है। और एक और मॉडल यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्ट और फेयरनेस। ये दोनों मॉडल को ये भी यूज किया जा सकता है, और लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को इग्नोर नहीं करना। अब इस स्टूडेंट ने जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो मैटर है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो एक तो ये बात करनी है कि भाई हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो इसने किया है, और वो मैं इसको बिल्कुल ही समझता हूँ इररेलेवेंट था, और वो इसने ये कहा है कि भाई एनडीए साइन करवा लो। अच्छा, एनडीए किससे साइन करवाओ? ये इंटरेस्टिंग है। एनडीए साइन करवाया जाए कस्टमर से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि सबसे पहली बात, मेरे जो यहाँ पर जो कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर है, मेरे जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, सही है। और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं वो आपके और मेरे जैसे लोग हैं, यानी कि जिनको कॉल्स की जाती है, जिनको मसला होता है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कोई ट्रांजेक्शन है, आप मेन बेनिफिशियरी हो, लेकिन जो बैंक है उसने कॉल सेंटर को हायर किया। सही है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इस सवाल में। तो एनडीए साइन करवाया जाएगा, एनडीए साइन करवाया जाएगा कस्टमर से। अच्छा, कस्टमर्स, मुझे यहाँ पे ये चीज जरूर बतानी है कि कस्टमर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ कि भाई, अच्छा अब देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि एनडीए साइन करवाना है। अच्छा, एनडीए कौन साइन करवाएगा? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कौन साइन करवाएगा? जिसको मसला होगा, जिसका डेटा होगा। अब बात समझ है मेरी? जिसका डेटा होगा वही एनडीए साइन करवाएगा ना। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है? कौन साइन करवाता है? जिसका डेटा होता है, या जिसका कोई, बात समझ रहे हैं आप मेरी? नहीं समझ रहे? कैरी कर रहे हैं? जी, जल्दी से कंफर्म करें। जी, एनडीए कौन साइन करवाएगा? यार आप बताएं ना, एनडीए कौन साइन करवाएगा? जिसका डेटा है वही साइन करवाएगा ना, कंफर्म करें। जी, कौन- मुझे बताएं ना, एनडीए किस किस, एनडीए कौन साइन करवाएगा भाई? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कस्टमर साइन करवाएगा ना। तो आप यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेटा कौन है, डेटा किसका है? डेटा किसका है? डेटा अल्टीमेटली जो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होते हैं उनका होता है। और हायर कौन करता है? बैंक हायर करता है। बैंक वाला सिनेरियो ले लेते हैं, बैंक के जो कॉल सेंटर है, बैंक हायर करता है कॉल सेंटर को। और जो डेटा होता है वो किसका होता है? वो जिसका बैंक अकाउंट होता है, सही है ना? तो बेसिकली मुझे हायर किया है किसने? बैंक ने। अब डेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो कस्टमर्स का डेटा बैंक के पास है, तो लेकिन मेरा अल्टीमेट जो कस्टमर है वो बैंक है। इनडायरेक्टली मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, वो किसका है? जो बैंक के कस्टमर्स हैं।
तो जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब मैं साइन करवाऊंगा, एक तो पहली बात, मैं साइन नहीं करवाऊंगा, बैंक मुझसे करवाए, सही है ना? तो इन्होंने लिखा है एमसीएल हैज नॉन डिस्क्लोजर विद अदर कस्टमर्स। अब मतलब एक तो पहली बात कि साइन मैं करवाऊं, कौन करवाएगा? बैंक करवाएगा। दूसरा, जो अल्टीमेट कस्टमर्स हैं, आप मुझे बताएं कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने कॉल सेंटर को कहा हो कि यार नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मेरे साथ साइन कर दो, मेरा डाटा है। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट चीज थी जो इन्होंने यूज की। एक ये मसला था। अच्छा, आप कंक्लूजन में सिंह था, कंक्लूजन में मुझे ये बताना था अगेन कि पॉजिटिव चीज बतानी थी कि एक तो आप डेटा बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन मास्किंग करके। मास्किंग किस तरह करके? एक तो आप इसको एज अ जनरल ट्रेंड के तौर पे बताओ कि ज्यादातर कस्टमर्स की क्यूरीज क्या आ रही हैं। आप जनरली बताओ कस्टमर्स के इश्यूज क्या है, तो आप ट्रेंड वहां पे बता सकते हो। इंडिविजुअल कस्टमर्स की एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है? और कस्टमर्स को आप किसी तरह ये करस्पॉन्ड कर दें कि ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड्स के की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो ट्रेंड डेवलप होता है आपकी क्यूरीज को देखकर, वो जो है ना हम शेयर करते हैं और वो सेल करते हैं। और इससे तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि जो बेसिकली मैं सेल करूंगा अपने ही कस्टमर्स को करूंगा, यानी कि बैंक्स को। तो अल्टीमेटली बैंक्स की मार्केटिंग भी टारगेटेड मार्केटिंग हो जाएगी, एक टारगेट मार्केटिंग हो जाएगी। तो उनको भी फायदा हो जाएगा और मेरा एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये किसी का कमेंट मैंने इसमें लिखा है कि डिपेंड करता है कि कंपनी ऑथराइज है कि नहीं, टू सेल द डेटा फर्दर डिपेंड करता है कि ये डेटा यूज कैसे हो रहा है, क्या ये बेस पे ठीक है और कस्टमर परमिशन कितनी है। देखें, ये जो आपने बात लिखी ना, कंपनी ऑथराइज है कि नहीं, वही उसी तरीके से डिस्कशन करना है। आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ना इसको, इसमें आपको कवर करना है पॉजिटिव एलिमेंट भी, कि क्योंकि हमसे ये भी पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल मिसिंग था। देखिए, सवाल की अगली रिक्वायरमेंट थी कि आप बताएं कि क्या इसको यूज भी किया जा सकता है कि नहीं। एक तो पहले इथिक्स को कवर करना है, तो मुझे उसमें से भी ये बताना है कि इथिकली ये चीजें जो है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी के मसले हैं और ये सब मसले हैं। उसके बाद मुझे इसको रिजॉल्व भी करके देना है कि इसको यूज किस तरह करूं। आप बात समझ है मेरी? वो बिल्कुल मिसिंग है, आपके आंसर में भी नजर नहीं आ रहा कि मुझे उसको करवाना है ये काम। तो मैं ये इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप मास्किंग करके ये काम कर सकते हो, सही है? और कस्टमर्स की को करस्पॉन्ड करके ये काम किया जा सकता है। और आपको लीगली जो है ना देखना पड़ेगा कि आप लीगल कंप्लायंस करके आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोहम्मद जुबैर, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको रिक्वायरमेंट जो है ना जल्दी से बता देता हूँ। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, अ, ये क्वेश्चन भी और जो स्टूडेंट्स का आंसर मैंने चेक किए। ठीक है जी। इसके बाद टैक्स स्ट्रेटजीज थी। इसके बाद टैक्स स्ट्रेटजीज थी। हम बात देखते हैं। मैं अभी जो है ना पहले एजेंडा कंप्लीट कंक्लूड कर ले, फिर इसके बाद, ठीक है? इसके बाद देखिए, डिस्कस टैक्स स्ट्रेटजी विच एमसीएल में कंसीडर एडवाइस विच स्ट्रेटजी एमसीएल शुड टेक। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा मजे की चीज थी, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा आंसर ही चेंज हो गया टैक्स स्ट्रेटजी के ऊपर। एक मिनट में आपके सामने एक चीज। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? ये जो टैक्स वाला सवाल है, देखिए इसमें सिर्फ मुझे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जो टैक्सेशन है वो नहीं बतानी, याद रखिएगा। मुझे लिस्ट डाउन नहीं करना टैक्सेशन को, मुझे डिस्कस करना है। और डिस्कस करने का वे क्या होगा? मुझे स्ट्रेटेजाइज करना है। अब बात समझे, टैक्स स्ट्रेटेजी बना के देनी है। अब जो बड़ी बेसिक सी चीज थी, वो यहाँ पे मिसिंग था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि वो क्या चीज मिसिंग थी। जो इन्होंने अपने आंसर में
नहीं की। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने, अगर मैं देखूँ ना, ये क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था। लेकिन वो किस तरह से डिस्कस करना था? बेसिकली जल्दी से मैं क्वेश्चन भी दिखा दूँ, क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, डिस्कस स्ट्रैटेजी विद एमसीए कुड कंसीडर एडवाइस व्हिच स्ट्रैटेजी एमसीएल, एक तो मुझे स्ट्रैटेजी बना के देनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ग्रुप टैक्सेशन और ग्रुप रिलीफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल था, बिल्कुल था। मुझे सबसे पहले ग्रुप टैक्सेशन और ग्रुप रिलीफ के टैक्स को डिस्कस करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देखें, उसने मुझे स्ट्रेटेजाइज़ करने का कहा है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार-बार कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सवाल को पढ़ना है और सवाल में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये किस नेचर की प्रोडक्ट है, किस नेचर की सर्विस है, वो देखना है। यहाँ पर देखें, बात की जा रही है एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। तो सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेक्शन 154 ए था कि एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विसेज़ हैं वो 154 ए के तहत प्राइमरीली एफटीआर है, एफटीआर रिजीम में आती है, एंड देन एफटीआर रिजीम के बाद एफटीआर रिजीम में आती है वो, और फिर मेरे पास वहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं उसको एनटीआर के तहत भी टैक्सेशन कर सकता हूँ, और एनटीआर के तौर पे टैक्सेशन करते वक़्त मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा हर साल। अब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैं ग्रुप टैक्सेशन में जाऊँगा, तो एज़ अ ग्रुप मुझे पूरे ग्रुप को एफटीआर करवाना पड़ेगा। तो मुझे ये डेमोंस्ट्रेट करके देना था कि पूरा ग्रुप एफटीआर में अगर जाएगा तो क्या वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं। ये चीज़ स्टूडेंट के आंसर से बिल्कुल मिक्सिंग थी। उसने दी ही नहीं। उसने ये चीज़ डिस्कस ही नहीं की। समझ में आ रही है बात? तो ये बहरहाल मैं आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर लूँगा। इसी तरह जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर भी कमेंट्स हैं। 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 ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ जो है ना, सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और फिज़िबिलिटी, और फिर जो है ना, बस मेरे ख़्याल में ये इस बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी डिटेल्ड है और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। अ, एक जो है ना, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है। अब है ना, इसने सूटेबिलिटी जो है ना, सूटेबिलिटी की काफ़ी लिमिटेड मीनिंग ले ली थी। समझ रहे हैं? नहीं, माजिद 154 ए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज़ का है ना, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज़ में मेरे पास 2 ऑप्शन है। प्राइमरीली वो एफटीआर है, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एनटीआर भी करवा सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे इसने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि सूटेबिलिटी, फिज़िबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी डिस्कस करते वक़्त सूटेबिलिटी को काफ़ी बिल्कुल ही लिमिटेड मीनिंग में ले लिया था, और इसने सिर्फ़ इसको स्ट्रैटेजिक लॉजिक के तौर पे लिया था। तो मैंने इसको कहा कि भाई, काफ़ी वाइड मीनिंग है इसकी। जैसे मुझे ये देखना है कि क्या स्ट्रेंथ्स और कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक खास स्ट्रैटेजी, एक खास उस ऑप्शन से। इसी तरह क्या वो वीकनेस, वो ऑप्शन अगर मैं अडॉप्ट करता हूँ, तो वो वीकनेस मेरी जो है ना, उसको मिनिमाइज़ कर पाएगा कि नहीं? क्या मेरे गोल्स को वो ये और मेरी स्ट्रैटेजी को, और इसके अलावा क्या वो रिस्क जो मेरा है, रिस्क एपेटाइट, क्या वो उसके अंदर, उसके एम्बिट में आता है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीज़ें सूटेबिलिटी में आती हैं। और ये जो है ना, इस स्टूडेंट ने सिर्फ़ जो है ना, स्ट्रैटेजी को लेकर आंसर कर दिया। सूटेबिलिटी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर है। बेसिकली इसमें मुझे ये देखना है कि कोई खास ऑप्शन मेरे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में, वो मेरा सूटेबल हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ इसमें मिसिंग थी। ख़ैर डिटेल मैंने इसमें चेकिंग की है और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जस्ट मैं डेमोंस्ट्रेट कर रहा था आपको अभी कि किस तरह की मिस्टेक्स आती हैं। मिस्टेक्स में मैं समराइज़ भी कर आपके पास, आपको मैं समरी भी शेयर कर दूँगा। अगर मैं जल्दी-जल्दी बताऊँ, तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो लिस्ट डाउन की जा सकती हैं, जो बेसिकली आती हैं। एक तो रिक्वायरमेंट को समझे बगैर आंसर करना। दूसरा, सिनेरियोज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसके अलावा डुप्लीकेशन बार-बार जो है ना, एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही चीज़ को नए रिवर्ट करके जो है ना यूज़ करना। और डुप्लीकेशन का मतलब याद रखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि आप जो है ना, एक ही चीज़ बार-बार लिख रहे हैं, बल्कि डुप्लीकेशन का मतलब ये भी है, डुप्लीकेशन का मतलब ये भी है
कि आप क्वेश्चन से कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल आना चाहिए कि अब सर अभी तो आपने कहा था कि आप क्वेश्चन और सिनेरियो को यूज़ करो। बिल्कुल मैंने कहा था और बिल्कुल मैंने ये भी कहा था कि आपको वहाँ से चीज़ें बाकायदा लिखनी है। लेकिन आपको एक तो लिमिटेड लिखना है और दूसरा उसका पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रैकेट्स यूज़ करें। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन में मुझे रेफर करना है कि यार रेवेन्यू उतना इंक्रीज़ बताया गया है या कोई खास इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ब्रैकेट में लिख दो कि एज़ revenue is demonstrated to be increased by 20%। बात समझ रहे हैं? बस सेंटेंस बनाने की भी जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में आपने मेंशन कर दिया। सही है? तो ये कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी कर लूंगा। ये जो चैप्टर है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरूर इसको देखिएगा सॉफ्ट में। जो हमारी ये बुक का जो एक चैप्टर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सॉफ्ट में। इसमें मैंने पूरा कवर किया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और इसके बाद जो है ना क्लास को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। मैं आपके सामने एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। अब आई कैप का मेरे पास पेपर आ गया। सही है? आई कैप का मेरे पास पेपर आ गया। तो मैं करूँ क्या? मतलब मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ और क्या मेरी स्ट्रेटेजी हो? अब देखें, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझ लें मैं आई कैप में अभी इस वक्त, बल्कि शेयर तो करूँ इसके। आप समझ लें मैं पेपर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो शुरू के 15 मिनट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के 5 मिनट जो है ना आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किम करें। मैं जैसे स्किम कर रहा हूँ, अच्छा ये एमसीएल है, लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, बैक एंड इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसमें एक तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। अब मैं समझ लें पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ देखते रहें, चलते रहें। अच्छा, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएट मुझे करनी है, रेशियोज़ वगैरह होंगे। ट्रेडिंग ट्रेजरी फंक्शन, इस ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं इसको। इन्फॉर्मेशन गैदर थ्रू ऑपरेशंस कितनी ज़्यादा, ये शायद मैं कर लूँगा। असेस वेदर सेलिंग डाटा इज एथिकल, अच्छा ये देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद करंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रेटजीज, मैंने देख लिया। इसके बाद अगला आया, मैंने अपेंडिसेस देखे। अच्छा, यहाँ से जो है ना मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कवर हो जाएगा। पार्ट ए में मुझे रेशियोज़ कैलकुलेट करने थे, वो यहाँ से मैं देख लूँगा। फिर जब मैं आऊँगा ऑपरेशन परफॉर्मेंस, ये पार्ट बी था, सी था और वहाँ से मुझे देखना था कि ऑपरेशन परफॉर्मेंस जो मुझे दी गई है कितनी ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसके बाद मैंने देखा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। अच्छा, ये सीओसीजी से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है वहाँ से मैंने देख लिया, वो सवाल है। डिटेल्स ऑफ रिसेंट एक्विजिशन, ये मैंने देख लिया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, मैंने देखा अच्छा यहाँ सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी, जबरदस्त, ये तो कर सकते हैं। हैजिंग स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त, यार ये तो हैजिंग पे बहुत काम किया हमने। असेस हाउ द करंट मार्केटिंग मिक्स, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। डिसाइड्स टू सेल डायरेक्ट टू ओवरसीज कस्टमर, अच्छा मतलब ये ओवरसीज कस्टमर्स को डायरेक्टली अगर मैं सेल करना शुरू कर दूं तो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर बात करनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी रिक्वायरमेंट लग रही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद में आऊँ, अपेंडिक्स कौन सा है? प्राइस कंपैरिजन दिया गया है। सर प्राइस कंपैरिजन क्यों दिया गया है? प्राइस कंपैरिजन क्यों दिया गया है? अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा। बहरहाल ये प्राइस कंपैरिजन जब दिया गया तो प्राइस आफ्टर एवरेज डिस्काउंट टू करंट कस्टमर्स और डाउनस्ट्रीम प्राइस, ये बेसिकली अगर मैं देखूं तो डाउनस्ट्रीम प्राइस की बात की गई। और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? इंटरनेट प्राइसेस फाउंड इन यूरोप एंड कन्वर्टेड एज स्पॉट रेट। अच्छा, डाउनस्ट्रीम प्राइस है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम प्राइस मुझे फौरन से याद आ गया। डाउनस्ट्रीम जो मेरा वैल्यू चेन है वो बेसिकली जो डाउन द चेन मेरा होता है, यानी कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं डायरेक्टली ओवरसीज कस्टमर्स को सेल करना शुरू कर दूं, अभी मैं इनडायरेक्टली शायद किसी होलसेलर्स को सेल कर रहा हूँ, एक एक और लेयर होगी और वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे होंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं अपने होलसेलर्स को स्किप करके डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना शुरू कर दूं, तो क्या है कितना सुइटेबल है? तो ये बेसिकली यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये लग रही है। प्राइस तो बड़ी जबरदस्त है, 9,500 से 16,300 हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पहले होलसेलर को करता था, फिर होलसेलर रिटेलर को करते थे, रिटेलर फिर डायरेक्ट कस्टमर को करते थे, तो हर किसी का एक मार्जिन होता था। वो मार्जिन मेरे पास अब आ जाएगा 16,300। तो ये मुझे डिस्कस करना है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ये मेरे 5 मिनट तकरीबन तकरीबन अभी गुजर गए, इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देख लूं। बस ये है, टेक्नोलॉजी यूनिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। हैजर्ड, यू हैव टू कीप फॉसिल फ्यूल, अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। बलूचिस्तान प्रोविंस, अच्छा चलें देखते हैं क्या है ये। इवैल्यूएट द इश्यूज इन वैल्यूइंग द मीथेन एक्सट्रैक्ट रिकमेंड, अच्छा ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन है।
ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, थोड़ा-सा मैं सैटिस्फाई हो गया। यार वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन है, भले इसने जितने भी टेक्निकल वर्ड यूज़ किए। अच्छा आगे चलते हैं। रिकमेंड इंडिकेटिव वैल्यूएशन बेस्ड, अच्छा ये भी वैल्यूएशन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी असम्पशन यू फील आर रिक्वायर्ड। अच्छा, अच्छा। चलो ये बेसिकली एनपीवी एनालिसिस हमसे करवा रहा है, एनपीवी या वैल्यूएशन एनालिसिस करवा रहा है और उसके पीछे जो बेसिस है, उसको हमसे इवैल्यूएट करवा रहा है कि वो कितने ज़्यादा रेलेवेंट है या सही है। एक्सप्लेन द की सीएसआर इश्यूज फेसिंग डीएफएफ एंड रिकमेंड हाउ दे शुड बी एड्रेस्ड। अच्छा सीएसआर के इश्यूज हमें बताए गए हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सर ये एथिक्स नहीं है, पहले तो मेरे ध्यान में फौरन क्लिक हुआ, अलर्ट हो गया, ये एथिक्स नहीं है, ये सीएसआर है। अच्छा सीएसआर है तो इट इज ओवर एंड अबव एथिक्स। तो बहरहाल ये देखते हैं कि मेरे पास सीएसआर के कौन से इश्यूज हैं। शायद मुझे लगता है ये कोई एक्सट्रैक्शन है, एनवायरमेंटल टाइप कुछ इश्यूज होंगे। तो ये मैंने ओवरऑल क्वेश्चन स्किम कर लिया सर, 5 मिनट लगे मुझे, तकरीबन तकरीबन 5 मिनट लगे और ये मैंने कवर कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं ना देखें सबसे पहली चीज़ जो करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अगले 10 मिनट इस तरह स्पेंड करूँगा जैसे मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले मुझे ट्रैप आइडेंटिफाई करना है। ट्रैप आइडेंटिफाई करने का ट्रैप का क्या मतलब होता है? यार ऐसा क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि मार्क्स कम है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये जो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस होती है ना, नॉर्मली इसमें रेशियोज इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे रेशियो भी कैलकुलेट करने होते हैं, कमेंट्स भी करना होता है, कंक्लूजन भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें नॉर्मली मुझे टाइम ज्यादा लगता है। और ट्रैप नॉर्मली वो वाला रिक्वायरमेंट होती है जो बेसिकली इजी होती है, इजी टू सॉल्व होती है, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता है उसमें। तो मैं कोशिश करूंगा ट्रैप को थोड़ा सा लूज करूं, मतलब ट्रैप को छोड़ दूं, स्किप कर दूं बात के लिए। मैं स्टार्ट वहां से करूंगा जो ना बहुत मुश्किल रिक्वायरमेंट हो, जो ना बहुत मीडियम रिक्वायरमेंट हो। अब बात समझ रहे हैं? सॉरी, बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो, ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो, ठीक है? अब मैं मुझे लग रहा है यार, मुझे जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अ, थोड़ा बहुत जो आता है, वो सीएसआर आ जाता है। टैक्स स्ट्रैटेजी मुझे ज़ाहिर-सी बात है टैक्स की नॉलेज है, मतलब सेक्शंस हैं स्पेसिफिक मुझे क्लिक हो गए हैं। या मैं ट्रेज़री फ़ंक्शन से स्टार्ट करूँ? मुझे ऐसा लगता है मैं ट्रेज़री फ़ंक्शन से करूँ क्योंकि ट्रेज़री फ़ंक्शन बहरहाल मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है और ब इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। बस इसको इधर से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा, असेस वेदर ट्रीटिंग द ट्रेज़री फ़ंक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है। और फिर उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के असेस वेदर ट्रेज़री ट्रीटिंग द ट्रेज़री फ़ंक्शन प्रोविज़न ऑप्टिमल फॉर एमसीएल। तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? वो मुझे ढूँढनी पड़ेगी। अब वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मुल्तान कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये एक तो लिस्टेड है, 40% ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ कहीं नहीं है। इन्फॉर्मेशन यहाँ देखूँ, आउटबाउंड कॉलिंग सेंटर वगैरह, ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहीं नज़र नहीं आ रही। ट्रेजरी फंक्शन की जहाँ पे बात हो रही होगी ना, वहाँ इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद मैं देखूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी गई है। एमसीआई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज़ बीन इंप्रूविंग बट फॉरेन एक्सचेंज गेन हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस। सर फॉरेक्स से मेरे पूरा फौरन कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी फंक्शन और फॉरेक्स का डायरेक्ट लिंक है। अब देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है। लीडिंग टू लार्ज एग्जीक्यूटिव स्टाफ बोनसेस, अच्छा क्लाइंट्स आर इनवॉइस्ड इन देयर डोमेस्टिक करेंसीज वगैरह वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री अट्रैक्टेड न्यू एंट्रेंट, यहाँ मुझे कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में शायद मुझे मिले बात, फाइनेंस फंक्शन विद इन इट्स सेपरेट ट्रेजरिंग फंक्शन आ गया, दैट इज करंटली ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर, द ट्रेजरी फंक्शन चेंजेस। अब मुझे समझ में आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने इधर से देखी और यहाँ से सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब मैं ढूंढना शुरू करूँ क्या अपेंडिक्स में मुझे ट्रेजरी फंक्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है? सर एक ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है फॉरेक्स का गेन। अब फॉरेक्स का गेन को मुझे अगर रेफर करना होगा, वो मुझे इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सवाल सॉल्व किया, रिक्वायरमेंट देखी, क्वेश्चन देखा और एग्जिबिट्स को आइडेंटिफाई किया और फिर मैं सॉल्व करते चला गया। कोई किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से बताएँ किसी का कोई क्वेश्चन है? यार मुझसे क्वेश्चन करें, देखें अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, अब मैं क्वेश्चन करें आप, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ज़हन में चीज़ है वो आप अभी से कन्फ्यूजन को खत्म करें। जी उसामा बिन अमान, बिल्कुल, इस पर मैं बात करता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन?
सर मैं बात करता हूँ, इस पर भी बात करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास बेसिकली 2 क्वेश्चन है, नंबर 1 एक-एक करके मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहला जो मेरा सवाल आया मेरे पास कि ऐसा आप ये बताएँ, अभी तो आप ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं रहे, एग्ज़िबिट्स देख रहे हैं और देखें मैं तरीका आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ ना, वो ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, स्मार्ट प्ले। स्मार्ट प्ले क्या है? देखिए, जब आप रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने जाएँगे, तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये बात सही है। देखिए, जिसने मुझसे सवाल किया ना, वो मेरे साथ ज़रा लाइन पे हो जाए और मुझे कन्फर्म करता चला जाए, ताकि हम उसको क्लोज़ करें। जल्दी बताएँ, क्या ये बात सही है कि जब-जब आप रिक्वायरमेंट को रिज़ॉल्व सॉल्व करने जाएँगे, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी पूरी, ऐसा ही है। अब देखिए, मेरा ये टाइम का ज़िया होगा कि अ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ूँ और उसको दोबारा से भी पढ़ूँ। यहाँ ये बात सही है, ये बात सही है, ये गलत है? मैं एक-एक चीज़ें करके कनेक्ट कर रहा हूँ। अब अगली अगला अगला आपके ज़हन में सवाल आएगा उसामा कि उसामा बोल रहे हैं कि यार ये तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन लूज़ ना कर जाऊँ मैं। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? और वो स्प्रेड हुई भी होती है, मतलब वो कहीं से भी लिंक हो सकती है। बात ऐसा यही बात है ना? ऐसी ही बात है ना? ऐसी ही बात है। अब सबसे पहले मैं एक-एक करके आपकी उसका होगा। देखिए, जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एग्ज़िबिट है ना, पूरा का पूरा, जिस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एग्ज़िबिट है पूरा का पूरा, उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग, उसका एग्ज़िबिट भी अलग, उसकी इन्फॉर्मेशन भी अलग। समझ रहे हैं मेरी बात? उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ़ जो चीज़ डिटेल में पढ़नी है ना, वो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। सर, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एग्ज़िबिट के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से मुझे आइडिया लेना है कि कहाँ पे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर लूँगा कि खास रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिल सकती है। ठीक है? अब अगली बात, लेकिन कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिससे रिलेटेड कोई एग्ज़िबिट नहीं है, वहाँ पे रिस्क हो सकता है। वहाँ पे रिस्क ये हो सकता है कि भाई वो फलाँ जगह भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी और एग्ज़िबिट में भी हो सकती है, वो बैकग्राउंड में भी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल आखिर में आप सॉल्व करें, ताकि सारा आपने पढ़ लिया हो और सब आपको आइडिया हो गया हो कि कहाँ पे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उससे रिलेटेड क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? और तीसरी चीज़, तीसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि यार ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस होती है, ये इवैल्यूएशन वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये ये बस आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि ये ना बहुत सारी जगहों पे कनेक्ट हो सकती है। बस इतना ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के आप पढ़ें। कोशिश ये करें, आपको कोशिश ये करनी है कि डुप्लीकेशन ना हो। कम से कम मतलब जिस वक़्त रिक्वायरमेंट जो हो, उसके रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ूँ। अगर कुछ और पढ़ भी रहा हूँ, तो सिर्फ़ उसको स्किम थ्रू करूँ। समझ में आ रही है? ये कुछ भी के पेपर में डायरेक्टली जाके आप कहेंगे कि मैंने सर से समझ लिया और अप्लाई कर दिया, नहीं होगा जब तक आप ये प्रैक्टिस अभी 2-3 पेपर्स में नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है जी? ये आपको बाकायदा प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। अगला सवाल मेरे से जो किया गया है, अगला सवाल जो मेरे से किया गया है, वो क्या किया है? बीएफडी की जो टेस्ट देखें, बीएफडी के बारे में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, आप अगर वैसे हम तो ये करते हैं कि है ना सर सऊद जो है ना लेक्चर स्पेसिफिक बीएफडी के लेक्चर्स हैं रिवीजन के लिए, वो जो है ना उसका एक्सेस दे देते हैं। मतलब वो हम अपने कोर्स कंटेंट में वहाँ पे जो हमारा पोर्टल है वहाँ पे डाल देते हैं। मेरी लेकिन सबके लिए जो अगर जो रेलेवेंट बात है वो बताता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जो हूँ ना बीएफडी के पास पेपर्स एक दफ़ा स्किम ज़रूर कर लेता था सारे। सारे मैंने स्किम किए थे। तकरीबन जो जो मेरे पास अवेलेबल हैं, यानी कि 5 साल के होते हैं ना तकरीबन, वो पास पेपर्स मैंने देख लिए और कॉन्सेप्ट्स देख लिए और किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये देख लिया और एक क्वेश्चन जो है ना, वो एनपीवी का, फॉरेक्स का, मतलब एक-एक क्वेश्चन जो है हर कॉन्सेप्ट से ज़रूर कर लें। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है जी? सारा कोई सवाल?
ठीक है जी। अच्छा ये बिल्कुल आईसीएडब्ल्यू की मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। फिर हम आगे बढ़ें और मैं आपको बस डे ऑफ एग्ज़ाम वाला डॉक्यूमेंट दिखा दूँ। ये डे ऑफ एग्ज़ाम है। सर इसमें कुछ टू डू लिस्ट है, कुछ जो है ना ऐसी लिस्ट है कि जो हमें नहीं करनी। द थिंग्स टू अवॉइड इन एग्ज़ाम और थिंग्स टू डू इन एग्ज़ाम। अच्छा मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, एक कहानी आपको सुनाता हूँ और कहानी मेरे मुझसे ही रिलेटेड है। अगर जिन जो मुझसे क्लास ले रहे हैं उनको फ़ौरन वो उन्होंने क्लिक कर लिया होगा और जो नहीं ले रहे उनको मैं बताता हूँ। मैं पेपर देने गया ना, 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग और आपको इसका इससे इम्पोर्टेंस पता चलेगी। मैं जब पेपर देने गया ना, तो जब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, गौर से सुनिएगा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया और कभी नहीं भूल सकता मैं, ज़ाहिर-सी बात है वो लास्ट पेपर था, उसके बाद मैं क्वालीफाई हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत जल्द क्वालीफाई हो जाएँगे अल्लाह ताला के हुक्म से। एंड में कुछ बात भी करनी है, अ, उस पे हम बात करेंगे। तो मेरे सामने पेपर आया ना, तो मैंने तो ये किया हुआ था कि आईसीएडब्ल्यू की जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें एक-एक चीज़ पे चिट लगाई हुई थी। मुझे ये अज़बर हो गया था कि कौन से क्वेश्चन में क्या टेस्ट हुआ है। मतलब मुझे आप समझ लें मैं डायरेक्टली खोल सकता था वो क्वेश्चन। मुझे समझ में आ गया था कि यार ये फलाँ क्वेश्चन है, फलाँ क्वेश्चन है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। चिट्स लगी हुई थी, सब कुछ था। वो मैं लेके गया था एग्ज़ाम में। और मैंने उसपे ना कितनी मेहनत की होगी, आपको अंदाज़ा है, हो गया होगा, अंदाज़ा होगा, आप लोग भी कर रहे होंगे, चिट्स लगा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है इसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगाया था। वो इतना मैंने टाइम लगाया, बुक लेके गया, आप यकीन करेंगे आईकैप के पेपर में मैंने एक दफ़ा कुछ सेकंड के लिए उस बुक को हाथ लगाया था, कुछ 1 मिनट थे या 2 मिनट, शायद मैंने देखा होगा उधर से, उसके बाद पूरे पेपर में मैंने रेफर ही नहीं की बुक ही नहीं उठाई। अब ये काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, इसका मतलब वो ज़ाया चला गया। लेकिन वो ज़ाया तो चला गया, लेकिन एक चीज़ से मैं बच गया। वो हुआ ये था कि मैंने सबको देखा भाई ये फलाँ बंदा भी बुक उठा रहा है, ये उठा रहा है। मुझे भी प्रेशर आ गया कि भाई सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लेता हूँ। चलो, बुक उठाई मैंने। एक सवाल डिट्टो आईकैप ने, अब ये आईकैप 12 ये नहीं करता और करता भी है ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग करता है वो, बहुत सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को मिला के जो है ना ये काम करता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस वो क्वेश्चन आईसीडब्ल्यू से, अब तो ये इंटरेस्टिंग वे हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि आईकैप यूज़ भी नहीं कर रहा, अपने खास तौर पे एथिक्स के ऊपर इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स उसने खुद किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट खुद से टेस्ट करना भी शुरू कर दिए। तो लेकिन उस वक़्त ये था, उस ज़माने में तो पूरे-पूरे सवाल भी छपते थे। मेरे अटेम्प्ट में एक सवाल मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा छपा हुआ था वो, सिर्फ़ नाम चेंज था, बाकी सब कुछ था और मैं फ़ौरन क्लिक कर गया, तो मैंने उठाया और लिखना शुरू कर दिया था, लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखना शुरू किया ना, सही उसामा, मेरे यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप बात बात को समझना, ठीक है? तो मैंने लिखना शुरू किया, जब मैंने लिखना शुरू किया ना, उसामा ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी पीएफडी में भी ये काम किया था, बिल्कुल किया होगा। जब मैंने लिखना शुरू किया ना, जब मैंने लिखना शुरू किया ना डायरेक्टली, तो जब जब ब बेसिक मैं एक जगह जाके रुक गया। मैंने जो है ना बेसिकली कहा कि यार एक दफ़ा ना ज़रा थोड़ा-सा रिव्यू कर लूँ। मैंने इत्तेफ़ाक से अल्लाह ताला ने पास करवाना था, मेरे ज़हन में डाल दिया। तो मैंने बोला यार रिव्यू कर लूँ, लिख के आया हूँ। मैं तो डायरेक्ट छाप रहा था ना। तो मैंने देखा, अच्छा पहला पैराग्राफ था उसमें मैंने देखा मैंने कंपनी का नाम भी यूज़ किया हुआ। आईकेप ने, कोई ज़ाहिर-सी बात है कोई और कंपनी का नाम था, मैंने उस कंपनी का नाम यूज़ किया। अच्छा, फिर आगे देखा तो मुझे नज़र आया यार ये तो इस तरह ही लग रहा है कि बेसिकली ये तो इस सवाल का आंसर ही नहीं लग रहा। तो बेसिकली और दूसरा एक और चीज़, अगर आईकैप ने वो फॉर एग्ज़ाम्पल रीड भी किया होगा ना तो उसका यार बिल्कुल थीम ही अलग होगा। उसका थीम ही अलग होगा। वो मैं डेमोंस्ट्रेट स्टूडेंट्स को कई दफ़ा करवाया है कि एक ही जैसे ये सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिज़िबिलिटी है ना, वो कॉन्सेप्ट जगह-जगह टेस्ट हो रहा है लेकिन हर जगह अलग आंसर आएगा। इवन अगर सेम आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन भी उठा लिया जाए, मैंने सिर्फ इंडस्ट्री की नेचर, कॉम्पिटिटर्स की इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी-सी चेंज कर दी, मेरा पूरा सवाल का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैंने इंडस्ट्री के मसले थोड़े बहुत अलग कर दिए, पूरा सवाल का सिनेरियो चेंज आ जाएगा। तो मसला मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार देखो,
बहुत ज़्यादा मजबूरी हो ना, तो ऐसा लास्ट रिज़ॉर्ट उठाओ, बिल्कुल भी नहीं मत उठाओ, क्योंकि मैंने देखा ना वो मैं क्या-क्या ब्लंडर्स कर रहा था, वो भाई सब कॉपी हो जाता। और मेरे पास ज़ाहिर-सी बात है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा भाई कि आप दोबारा रिव्यू भी करो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट आपने उठानी है। हाँ, आप टैक्स के जो है ना ऑर्डिनेंस में अगर आपको कुछ रेफर किया हुआ है और मिल जाता है फ़ौरन वहाँ से, तो आप बिल्कुल वो चीज़ कॉपी कर लें वहाँ से। लेकिन कोशिश ये करें कि यार और दूसरा बुक उठाने में भी टाइम लगता है, फिर ढूँढने में भी टाइम लगता है, खामख़ा टाइम ज़ाया होता है। इससे अच्छा ये है कि लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पे उठाएँ, तो ये थिंग्स टू अवॉइड इन एग्ज़ाम है। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, मैं जब देने गया ना मुझे इतनी सारी चीज़ें इसलिए याद है कि वो लास्ट पेपर भी था, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैंने रेफ़र भी किया ब कई दफ़ा किया है, तो याद रह गया। ख़ैर, तो मैं जब गया ना तो मुझे अच्छी तरह याद है वो फ्रंट रो होती है ना, फ्रंट रो होती है। अब तो आप लोग मेरे ख़्याल में बहुत सारे रिमोट प्रॉक्टरिंग में दे रहे होंगे। कुछ सेंटर्स में भी जा रहे होंगे। तो वो आपको सबको ही पता है कि वो एक फ्रंट रो होती है उसमें भी जो है ना, तो मैं फ्रंट रो में जाके बैठ गया जिसके सामने बिल्कुल दीवार नज़र आती है और बीच की बिल्कुल रो थी और मैंने देखा सामने वॉल क्लॉक तो लगी हुई नहीं है। आप यकीन करें, यकीन नहीं करेंगे आप, मतलब मेरे ज़हन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी। मुझे सब अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया पेपर, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होंगे। मैंने प्रैक्टिस भी की होगी तभी तो पास किया ना। लेकिन उस वक़्त में बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस शटर्ड हो गया, खत्म। मैंने बोला भाई मेरे पास अच्छा मैं घड़ी भी अपनी भूल गया था। तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो वॉल क्लॉक भी नहीं है, घड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से मैनेज करूँगा? बिल्कुल शटर्ड। इतना ज़्यादा मेरे ज़हन में वो इम्पोर्टेंट था कि मैंने इन्विजिलेटर को तंग कर दिया। मैंने बोला भाई जब पेपर स्टार्ट होने जा रहा था 5 मिनट थे, मैंने बोला वॉल क्लॉक लगाओ, वॉल क्लॉक। इधर घूम रहा हूँ, उधर। वो तंग आ गया बंदा, वो बोलता है भाई आ जाएगी, खुदा के वास्ते बैठ जाओ। तो वो बहरहाल वो वॉल क्लॉक आई, तो मुझे थोड़ा-सा चैन आया। अब मैंने बोला यार अब इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अ, उसको देख-देख के मैंने पेपर किया। तो इससे ये चीज़ निकल के आई कि आपको ये चीज़ भी इम्पैक्ट करनी है अपनी प्रैक्टिस में, खास तौर पे जब आईकैप का आप पेपर कर रहे हो। आप इसका तरीका क्या होगा पेपर का सॉल्व करते वक़्त, देखें पहले तो मुश्किल थी ना, पहले तो राइटिंग थी। अब तो आप स्पेस छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हर क्वेश्चन का अलग सेक्शन है। यार आपका टाइम खत्म हो ना, आपको उसी वक़्त रुक जाना है और कंक्लूजन को यूज़ करना है। कंक्लूजन की हेडिंग का यूज़ की जो बात मैं कर रहा था। आपको एग्ज़ामिनर को ये बता देना है कि ओवरऑल समराइज़ करके आपको पता है, बस आपके पास टाइम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप क्या करेंगे, जैसे ही टाइम खत्म हुआ, आपने टाइम कैलकुलेट किया भाई इस 8-10 मार्क का क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 20 मिनट में करना है। अगर 20 मिनट में करना है, उसमें से माइनस करें 2 मिनट, 2 मिनट जो है ना, आप 2 मिनट कम में करना है, 18 मिनट जैसा ही हो जाए, यानी कि वो ज़ाहिर-सी बात इतना मैनेज नहीं कर सकते माइक्रो, लेकिन 20 मिनट के अंदर-अंदर मुझे ये सवाल द 10 बज के 10 बजे मैंने ये सवाल शुरू किया था, 10 बज के 20 मिनट से पहले-पहले मुझे ये सवाल वहीं पे रोक देना है, वहीं मैंने फुल स्टॉप लगाया, कंक्लूजन की हेडिंग यूज़ की और वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा समराइज़ करके बता दिया, आगे बढ़ गए। फिर एंड में जो है ना आप जो है ना आप अपने ज़हन में रख लें कि यार ये चीज़ें हैं जो ये क्वेश्चन के पार्ट्स हैं जो कि मुझे करने हैं, तो वो जो है ना आप अगर टाइम मिले तो वो उस वक़्त कर लीजिएगा। इस तरह ये होगा हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि 95 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट सॉल्व करना है। क्योंकि देखें, मैं कहता हूँ एग्ज़ामिनर के पास रूम बहुत है। वो फ़ेल करना चाहे तो सबको भी कर सकता है क्योंकि इसमें रूम बहुत है। मतलब वो बहुत सारी गलतियाँ निकल सकती हैं। हर किसी की गलती होगी, कोई ना कोई, ब्लंडर्स भी होंगे। तो आप जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे अपने मार्क्स को उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी? तो ये है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसके अलावा रिपिटेशन को अवॉइड करना ये मैं बता चुका हूँ। डोंट चैलेंज द रिक्वायरमेंट, ठीक है? यूज़ ऑफ ब्रैकेट, यूज़ ऑफ हेडिंग्स, यूज़ ऑफ कंक्लूजन हेडिंग, पीएफडी फ़ॉर्मूला को यूज़ करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब मैं 1 मिनट ज़रा देख लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, जो मुझे आज करवानी थी। मैं आप लोगों के साथ मॉक जो हमने लिया था, उस पे शेयर कर दूँगा और ये एक स्टूडेंट का आंसर मैंने मॉक का चेक किया था, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। किसी का कोई सवाल?
जी, कोई भी सवाल कर सकते हैं आप। टैक्स के हवाले से मैंने ज़्यादा बातें नहीं बताई हैं, टैक्स का मैंने आपको सिलेबस बताया है। सिलेबस में से कवर करना है, कोशिश ये करनी है कि बैरेक से पढ़ लें। सर बाकी समरीज़ जो है ना सर बिलाल अज़हर की को मैं रेफ़र किया करता था। तो सर बिलाल अज़हर की बुक जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है फॉर टैक्स, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद क्योंकि मुझे इसलिए याद रह गया कि मैंने टैक्स जब का पेपर दे रहा था, तो वहाँ भी टैक्स इन्हीं को रेफ़र किया था और जब एमएससी 2 के लिए भी इन्हीं को रेफ़र किया था। ठीक है जी। अच्छा सीओसीजी में और सीओसीजी में ख़ास तौर पे मैं एक बात बता दूँ कि सीओसीजी का अगर कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है ना, तो याद रखिएगा वो भाई एमएसए 2 का सीओसीजी के जो कॉन्सेप्ट्स है उसने कई दफ़ा टेस्ट कर लिए हैं। एमएसए 2 में इसका मकसद सीओसीजी को टेस्ट करना नहीं है, इट इज़ ओवर एंड अबव दैट। मतलब वो आईकैप का मुझे अच्छी तरह क्वेश्चन याद है। उसने बाकायदा पर्सनल कमेंट किए थे डायरेक्टर के ऊपर। उसने कहा था इसका ट्विटर अकाउंट है, उसने ट्विटर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी दी थी और उसने ये क तक कहा था के वर्ड्स यूज़ किए थे कि बिल्कुल भी सीरियस बंदा नहीं है ये। इस तरह का बाकायदा आईकैप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आईकैप का क्वेश्चन और तो वहाँ पे जो आंसर निकलना था, वो ये था कि भाई डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको प्रोफेशनल ड्यू केयर बाकायदा डेमोंस्ट्रेट करना है। सही है? तो वो बिल्कुल भी उसने ड्यू केयर को डेमोंस्ट्रेट नहीं किया। प्रोफेशनल जजमेंट उसकी है ही नहीं, ये बाकायदा कमेंट था। प्रोफेशनल जजमेंट क्यों नहीं है? कि उसके ट्विटर पर इतना ज़्यादा जो है ना उसके यानी कि ट्विटर अकाउंट पे इतने ज़्यादा तो उसने एक ऐसा बिल्कुल ऐसा ट्वीट कर दिया कि जो उसकी कंपनी के लिए नुकसानदेह है, तो उसको ये जज करना भी नहीं आता प्रोफेशनली कि मुझे कहाँ पे कौन-सी बात करनी है कि मतलब ये मैं आपको आईकैप का क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से टेस्टिंग होती है, इसीलिए मैं सीओसीजी के लिए ना ख़ास तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वहाँ पे मेरा फ़ोकस जो है वो बेसिकली लॉजिक के ऊपर होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि सीईओ और सीएफओ अभी मैं एक आप आईसीडब्ल्यू का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो था कि एक कंपनी है, वो प्राइवेट है। वहाँ पे मुझे ये बताना है कि ये अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्यों ज़रूरी है? बेस्ट प्रैक्टिसेस क्यों ज़रूरी है इवन फॉर प्राइवेट कंपनीज़? तो मतलब मुझे यहाँ पे मेरे जो सिलेबस में है, वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। वो मुझे पता ज़रूर होना चाहिए बैक एंड पे, लेकिन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, बल्कि बेस्ट प्रैक्टिसेस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरे सिलेबस में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। एथिक्स में मैं जल्दी से आपको एक बता देता हूँ कि एथिक्स में ना 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है एथिक्स में। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये कंपनी है, ठीक है? या इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल है ना तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि ये किसी प्रोफेशनल बॉडी का अगर यानी कि ज़ाहिर-सी बात है प्रोफेशनल बॉडी आईकैप होगी। तो अगर आईकैप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरा आंसर जो निकलेगा वो कोड ऑफ एथिक्स आईकैप की कोड ऑफ एथिक्स से निकलेगा। ठीक है? और अगर वो कंपनी है तो ज़्यादातर केसेज़ में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इफेक्ट के मॉडल यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ये चीज़ें जो बेसिक जो उसके यानी कि रिक्वायरमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर हैं तो वो टेस्ट हो सकते हैं। तो आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी सेग्रीगेट करने के लिए। इसके अलावा अगर अगर वो डायरेक्टर है तो समझ लें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट भी उसकी साथ ना किसी तरह लिंक होगी। ठीक है? तो वो भी आपको यूज़ करनी है। और अगर मेरे ज़हन में क्या आ रहा था इस वक़्त? हाँ, बस इतनी सी बात है। कोड ऑफ सॉरी एथिक्स के लिए। ठीक है जी? इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकता है। टैक्स हो गया, सीओसीजी हो गया, बीएम हमने कवर कर लिया, बीएफडी सर सऊद ने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको। अच्छा ये जितनी भी प्रैक्टिस है आपको एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे करनी है। एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर की बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें हैं यार, उस पे आप फ़ोकस करें लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया ना एक बहुत बड़ा मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के हवाले से लास्ट अटेम्प्ट में जो है लास्ट अटेम्प्ट में नहीं, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल था। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में तो उसने मैंडेटरी कर दिया था ना सॉफ्टवेयर में। उससे पिछली जो अटेम्प्ट थी, यानी कि समर 2023, विंटर 2022, समर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो समर 2022 में ऑप्शनल था कि आप जा सकते हैं रिमोट प्रॉक्टिंग। तो 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे, जिन्होंने इंटरेस्टिंगली खुद से जी, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा टेक्स्ट से। तो उन्होंने ना खुद से जो है ना ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है? तो इंटरेस्टिंगली वो 3 में से 2 लोग पास हो गए।
हमने उनको बुलाया कि यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमने तो काम ही नहीं किया सॉफ्टवेयर पे। हमने तो ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त तो ऑप्शनल था, हमने तो काम ही नहीं किया। तो भाई ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि यार हमने सिर्फ़ इतना किया था कि 10 से 15 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पे पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए थे। हम हैबिचुअल हो गए थे, उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंगली हमें बताई, हमें नॉलेज दी, पॉज़िटिव चीज़ें। जैसे उन्होंने बताया राइटिंग का मसला ही नहीं है। आप एंड हो रहा है, आपको जल्दी-जल्दी लिखना है, आप जितनी भी जल्दी लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होगी। राइटिंग का कोई इश्यू ही नहीं आएगा, सही है। दूसरा, वो बोलते हैं कि अगर मुझे कोई सवाल बीच में से छोड़ना पड़ता है, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना पेज छोड़ूँ, कितना पेज नहीं छोड़ूँ। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नहीं पता कि इस अटेम्प्ट में मुझे ये कन्फर्म करें कि हम क्वेश्चन पेपर से कॉपी कर सकते हैं आंसर में? मुझे जहाँ तक याद है, नहीं कर पा रहे थे, अभी लास्ट जब मॉक हुआ था। क्वेश्चन पेपर से आंसर नहीं कर पा रहे थे ना कॉपी? जी, जी, जल्दी से बताएँ। यार बता दें। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, नॉट अलाउड। तो बहरहाल उस वक़्त ये था, लेकिन ख़ैर ये कोई इसीलिए आप लोगों के साथ हार्ड में पेपर दिया गया है ना, तो हार्ड में आप हाइलाइटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ख़ैर इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो इंटरेस्टिंगली जो है ना हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव थी, और वो तो कह रहे थे कि हमारा बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के आने की वज़ह से मैं पास हो गया। ख़ैर, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। अब एंड में कुछ हम बातें कर लेते हैं कि मैं लास्ट अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट पास हुआ था। तो बिल्कुल पेपर से तकरीबन 2 दिन पहले, मुझे इस वक़्त इसका नाम ज़हन में क्यों नहीं आ रहा, उसामा उस्मान नाम क्या था उसका? अ, इस वक़्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा। ख़ैर, उसने पेपर जब है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसका पास हो गया था। तो पेपर से ना 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले बल्कि, अगले दिन पेपर था, सुबह उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो है ना पेपर में पता नहीं किस तरीके से होगा, सॉल्व होगा, नहीं होगा। ख़ैर उसने किया। तो एक इंटरेस्टिंगली मैंने पहले दिन से स्टूडेंट से कही थी, और आपको भी कह रहा हूँ, आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है? तो मैंने उसको सिर्फ़ एक ही जवाब दिया था, मैंने उसको कहा था कि भाई तुम सिर्फ़ एक काम करो, अच्छा ये स्ट्रैटेजी ख़ैर रह गई है, मैं आपको बता दूँ कि 1 हफ़्ते पहले क्या करना है। और 1 हफ़्ते पहले ना आपको कोशिश करनी है कि 2 क्वेश्चन पहले से सेलेक्ट कर लें। जी, आज से ही सिलेक्ट कर लें, जिसका आपने क्वेश्चन भी देखा हुआ हो, उसकी रिक्वायरमेंट देखी हो, उसका आंसर भी देखा हुआ हो, उसको आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ हो, 2 क्वेश्चन ऐसे उठा लें। उसको जब लास्ट वीक रह जाए ना, तो हफ्ते के शुरू में, जो लास्ट वीक जो आपका रह गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली तारीख को, तो पहली तारीख को या दूसरी तारीख को आपको वो पेपर पूरा उसका क्वेश्चन दोबारा देखो, उसकी रिक्वायरमेंट दोबारा देखो, और आंसर भी देखो, आंसर भी पूरा देखो। उसके बाद उसको जो है ना सिर्फ़ प्रैक्टिस करो, यानी कि लिखो। और पूरा का पूरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में उसको आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है, वो आपको पेपर से अगर कोशिश करें, 1 दिन पहले अगर हो सके, तो 1 दिन पहले आप पूरा का पूरा सॉल्व करो, बहुत फ़ायदा होगा। उसको जब मैंने उससे पूछा था कि उसने ये जब स्ट्रैटेजी, मैंने उसको ये कहा, बस आप एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ। आपने थ्योरी देख ली, एक दफ़ा स्किम थ्रू जल्दी-जल्दी कर लो, आधे 1 घंटे, 2 घंटा लगा के, और फिर सिर्फ़ जो है ना आप ये काम कर लो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। और बिल्कुल इसको नॉर्मल समझो कि ये सबके साथ होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा ही होता है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अ अ, मैं जब अपना अपना एनालिसिस करूँ ना, अपना एनालिसिस करूँ कि जो पेपर पास हुए, जो पेपर फेल हुए। जैसे मैं आपको बीएफडी का बताता हूँ, और इसके साथ ही बस ये हमारा लास्ट होगा, हम कंक्लूड कर रहे हैं, किसी का कोई अगर सवाल है, तो अभी हमसे कर सकता है, और मैं कुछ क्वेश्चन्स देख भी लूँगा। अभी आप क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन सेक्शन आ रहा है ना, वहाँ पे तमाम सवाल आप अपने पोस्ट कर लें। मैं अपना लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, वो सारे सवाल सॉल्व करूँ, इसके बाद हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो ख़ैर, तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब अगर एनालिसिस करूँ तो बीएफडी का ख़ास, जैसे मेरा पेपर था मुझे याद पड़ता है।
तो बीएफडी के पेपर में ना मेरे पहली अटेम्प्ट में नहीं निकला था, दूसरे अटेम्प्ट में पास हुआ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में और पहली अटेम्प्ट को जब मैंने कंपेयर किया, तो ये तो दूसरी अटेम्प्ट जो है ना उसमें तो मैंने कम पढ़ा। मतलब इतना ज़्यादा कवरेज भी नहीं मिली थी, टाइम भी नहीं मिला था, और पहली अटेम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा था, उसमें पास नहीं हुआ, इसमें पास हो गया। तो मैंने जब कंपैरिज़न किया ना, तो यार एक ही चीज़ मेरे सामने आई कि मैं उस वक़्त जो है ना काफ़ी पॉज़िटिव था। पॉज़िटिव इन दैट सेंस, इसलिए नहीं कि मुझे सब आता है, इसलिए कि यार मुझे इतना तो आता है कि मैं पास कर लूँगा, इतना मैंने टाइम लगाया, इतनी मेहनत की है, तो मुझे जो है ना बस ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसमें से जितने मार्क्स गेन कर सकूँ, जहाँ से मार्क्स गेन कर सकूँ, मुझे बस एग्रेसिवली वो करना है। एक मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसी के साथ फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि अ, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होता है, ठीक है? अच्छा, अब फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बल्कि जो जो जिसको हम कहते हैं, जो आपका फायर अलार्म वो पूरा सिस्टम होता है, तो वो अगर ऑफ़िस में है या किसी कहीं घर पे है, कहीं भी है। अच्छा, अब उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जब इमरजेंसी हो ना, इमरजेंसी हो, तो सारे के सारे सिस्टम बंद हो जाएँगे। अब वो ओपन भी होंगे तो उसकी बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे लैपटॉप पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आग लगी हुई है तो है ना लैपटॉप पड़ा है तो वहाँ पे वाटर स्प्रिंकल्स नहीं होंगे, वहाँ पे पानी गिरेगा। लैपटॉप ख़राब होता है, सिस्टम बंद होते हैं, डिस्टर्ब होता है, किसी चीज़ का कोई ख़्याल नहीं रखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरजेंसी में क्या होगा, वही वाला सिस्टम ऑन होगा जो मेरे सर्वाइवल के लिए होगा, ऑफ़िस के सर्वाइवल के लिए होगा, ठीक है? और हर चीज़ इग्नोर कर दी जाएगी। जब हम नेगेटिव होता है ना नेगेटिव, तो होता क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे इंटरनली हमें भी एक इमरजेंसी सिस्टम दी है। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हम अपने ज़हन को बताते हैं, तो मैं एक छोटा-सा, क्योंकि मैं ये चीज़ें देखता रहता हूँ, साइकोलॉजी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है जो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस था, उसने कहा कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो बंदे से पूछा जाता है, "यार क्या हुआ था? कैसे हुआ था?" जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बम, तो अल्लाह ना करे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उससे पूछा जाता है, "यार तुम कैसे भागे वहाँ से? क्या हुआ? किस तरह हुआ?" तो ज़्यादातर रिस्पॉन्स ऐसा ही आता है, 99% कि मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं मैं वहाँ से कब निकला, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस मैं वहाँ से निकल के आ गया। अच्छा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो बंदा बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो सेफली निकल के वहाँ से आ गया। मतलब ये तो बड़ा टारगेटेड रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कि मतलब उसको पता भी नहीं है और निकल के आ गया, इसका मतलब उसको पता था। हुआ सिर्फ़ इतना था कि उसके सारे सिस्टम बंद हो चुके थे। उसका मेमोरी सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया था, सब खत्म हो गया था। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ सारी जो ताकत थी, वो उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए थी, जिसमें उसको सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट थी ना उसमें, वो एक्टिव हो गई थी। बस वो बेसिकली उसी वो ऑपरेट हो रहा है, और बाकी सारे सिस्टम जो है ना ऑफ हो चुके थे। जब हम नेगेटिव हो रहे होते हैं ना, बेसिकली हम अपने साथ यही कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, जब नेगेटिव होते हैं तो हमारे सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, हमें याद कुछ नहीं आ रहा होता, हमें मेमोरी जो हमारी होती है वो कोलैप्स हो जाती है। हमारे जितने भी स्किल्स होते हैं, वो सही तरीके से ऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो इसी वजह से जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। इवन यहाँ तक होता है, आपने खुद देखा होगा कि यार ये चीज़ तो मुझे आती थी, ये क्यों नहीं लिखी मैंने? या फलाँ चीज़ तो मुझे पता थी यार, ये तो कर सकता था। तो एक तो बिल्कुल पॉज़िटिव होना है, और एक और चीज़ आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि यार मुझे देखो 100% मार्क्स नहीं लेने। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, जहाँ से जितने मार्क्स मिलना है ना ले लो। जिस रिक्वायरमेंट से जितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको जितना आता है उतना आप कर लो उसी वक़्त। ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ये नहीं आता। ये सोचने का टाइम अगर मिले ना, तो जब आप सोचना। यानी कि जब आपने जितना जितना आता था वो कर लिया, अब आपके पास टाइम है, अब आप देखना शुरू करो, हाँ यार थोड़ा बहुत इसमें मैं क्या करूँ, इसमें ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक तो बिल्कुल पॉज़िटिव हो जाएँ, और इंशाल्लाह सिर्फ़ पास होने के लिए जाएँ, फ़ेल से बचने के लिए मत जाएँ। पास होने के लिए जाएँ, फ़ेल से बचने के लिए नहीं जाएँ। पास होने का क्या मतलब है? आप पॉज़िटिवली उसको जो है ना एक्सेस करो अपने माइंड को, पॉज़िटिवली पेपर को अप्रोच करो, और जितना आपको आता है उतना आप कर लो। इंशाल्लाह पास हो जाओ, इंशाअल्लाह उल अज़ीम। अच्छा, अब मैं ज़रा क्वेश्चन देखूँ, इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं बस। नॉट कवर्ड इन IKFS SPM. Sir, I have
सर सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। देखें इसका जवाब दे दिया है। सर आई हैव प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन आई कैव वर्कबुक आर दिस इनफ, बिल्कुल इनफ है। इसका जवाब दे दिया गया है बड़ा डिटेल में। जी सर, कोई क्वेश्चन है आपका? 1 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं। 11 बजे मैं ऑफ कर रहा हूँ, 10:55 हो रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कर सकते हैं। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबको पास करें, हम सब मिलेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में वर्चुअली व्हाट्सएप पे और इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मिलेंगे। और मैं अच्छा एक काम आप कर लें, मैं एक काम प्लीज़ कर लें, आप लोगों में से कोई ग्रुप में है? हमारे किसी ग्रुप में है कोई? अच्छा, सबसे पहले तो है ना इंशाल्लाह फ़ेसबुक वगैरह पे ना एसटी अकेडमी के पेज पे भी और वैसे भी हम ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ ग्रुप ग्रुप जॉइन कर लें, ग्रुप जॉइन कर लें। और माजिद इंशाल्लाह आप जो है ना मैंने अभी जो चीज़ें बताई ना शेयर करूँगा, वो प्लीज़ जो है ना लिस्ट डाउन कर दो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल तक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर दूँ। माजिद आप जो है ना सिर्फ़ इतना काम कर लो कि ये जो आप हमें बताया गया है ना कि ये चीज़ें और भी अगर कुछ आपके ज़हन में आता है, अगर पॉसिबल हुआ वो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है जी? माजिद कर लेंगे आप? ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाकी फ़ेसबुक वगैरह पे हम अपना लिंक शेयर कर देंगे। मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बहुत सारी रिलीज़ करता रहूँगा। आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा और किसी की कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कर सकते हैं। वो ग्रुप आप जॉइन करें और क्या याद दिलाना है? नहीं, याद नहीं दिलाना। सिर्फ़ आप इस तरीके से मैसेज कर दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना शेयर कर दो। प्लीज़ शेयर दिस इस तरीके से मैसेज कर दें। ठीक है? ठीक है माजिद? अच्छा टेक्स्ट अलाउ नहीं है। आप प्राइवेटली मुझे मेरा नंबर है आपके पास? आपके पास मेरा नंबर है? आप मुझे कर दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे कर दीजिएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।